हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग को पर्पल टोकन मिलता है और इसको देख के सभी डिस्पल्स हैरान हो जाते हैं। तो फिर बाद में हुआ टैनमिंग लूजंग को बुलाता है क्योंकि उसको एक मैप दिखा होता है। तो चैप्टर नंबर 71 की स्टार्टिंग होती है। हुआ टैनमिंग बोलते हैं कि लूजंग इस तरफ आओ, यहाँ पे मैप है मिडल डोमेन का और डिटेल्स में। फिर लूजंग वहां पे आ जाता है। हुआ टैनमिंग बोल रहा हो जैसे कि इस मैप में बताया गया, जो ईस्टर्न डोमेन है वो बड़ी ज्यादा छोटी है मिडिल डोमेन के कंपैरिजन। तो मैपल भी वहां पे आ जाता है और बोलते कि तुम गाइस क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, मुझे बताओ। तो बोलता वाओ, ये जो मैप है ये बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, इसमें तो सब कुछ है, इसमें तो सभी फोर्सेस को मार्क किया हुआ जो मिडिल डोमेन में है। तो लूजंग बोलता चलो देखते हैं। तो वहाँ पे क्लाउड टेम्पल को भी मार्क किया होता है, ब्लडवुड क्लिफ्स को भी मार्क किया गया होता है, ब्लैक माउंटेन सेक्ट को भी मार्क किया गया होता है और जुआनियन होल को मार्क किया गया होता है। लूजंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे बड़ा ज्यादा सिप इंसेक्ट्स है मिडिल डोमेन में। क्लाउड टेम्पल के अलावा यहाँ पे ब्लडवुड क्लिफ है, ब्लैक माउंटेन सेक्ट है और जुआनियन होल है। तो मैपल बोलते हैं जो जूलिंग सेक्ट है वो एक वुप इंसेक्ट है और ये मिडिल डोमेन के बिल्कुल सेंटर में है और ये तो क्लाउड टेम्पल से भी ज्यादा बड़ा है। वेल, इन्होंने सिपिन और वुप इंसेक्ट के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं बताया हुआ है। तो मैपल बोलता है कि जो जूलिंग सेक्ट का जो सेक्ट मास्टर है वो कल्टिवेट करते हुए ऐसे लेवल पे पहुंच गया जिसका नॉर्मल पीपल बता ही नहीं सकते कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो लूजंग सोच रहा होता है और बोलता है कि ये क्या नाम लिखे हुए हैं। तो मैपल बोलता है ओ तुम इनकी बात कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल मार्शल आर्टिस्ट है जो कि सेक्ट के बाहर के हैं मिडिल डोमेन। इनमें से कुछ मार्शल आर्टिस्ट तो ऐसे भी जो अकेले रहते हैं नेचर में, इसलिए इनका नाम अलग है क्योंकि इन्होंने कोई सेक्ट ज्वाइन नहीं किया होता, ये अकेले ग्रो होते हैं और कल्टिवेट करते हैं। फिर लूजंग चुप होकर देख रहा होता है। तो मैपल कंटिन्यू करता है कि इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट की बात करें, उनमें आती है लियो वेंगचांग, मिंगरेन, वू जानही और जूटिंग। तो लूजंग सोच रहा होता है कि इन इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट में उसका नाम भी होगा। तो फिर वहां पे नाम दिखाया जाता है ईस्ट हेरेटिक किंग चूजी। लूजंग बोलता है ये इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है रेड मैपल। तो लूजंग बोलता है क्या ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो लूजंग के बोलता है क्या बुरा नहीं है। तो मैपल बोलता है कि पूरे मिडिल डोमेन में उसका कोई भी मैच नहीं है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। और जो सेक्ट मास्टर है वुपिन सेक्ट का, जो कि जूलिंग सेक्ट है वुपिन सेक्ट, वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको हराने के लिए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है मिडिल डोमेन। लूजंग गुस्से से अपने फिस्ट को दबा रहा होता है और बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मैपल बोल रहा होता है हे लूजंग, तुमने इसके बारे में क्यों पूछा, ये बहुत बड़ा नाम है, तुमने कभी इसका नाम नहीं सुना कि किंग इंसेक्ट। वेल, जो ईस्टर्न डोमेन है वो बड़ी ज्यादा आइसोलेटेड है और अलग है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। लूजंग बोलता है कि मैंने सुना था कि वो एक बहुत बड़ा एरे को सेटअप करने वाला है, जिसके लिए उसे 3 लड़कियां चाहिए जिनके साथ वो डुअल कल्टीवेशन करेगा और बेड शेयर करेगा। वेल, समझ रही हो ना, मतलब इसलिए लूजंग को थोड़ा वो है कि उस एरे के लिए चूजी को उन 3 फीमेल्स के साथ सोना पड़ेगा, और तब वो ऐसा करेगा तो उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि वो थ्रोन को अपना बना लेगा और खुद को किंग बना लेगा इस पूरे मिडिल डोमेन का। और 1000 साल हो गए हैं, कोई भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया मिडिल डोमेन को नहीं जीत पाया अपने नाम पे। तो हुआ टैन बोलता है लूजंग। लूजंग वहां से चल पड़ता है। तो हुआ टैन बोलता है लूजंग। मैपल बोल रहा था कि तुम जा क्यों रहे हो, मैंने अभी अपनी बातें फिनिश नहीं की हुई है। तो हुआ टैन बोलता है कि चुप रहो। फिर मैपल थोड़ा सा सोचता है, फिर बोलता है ठीक है। पीटिया ने बोल रहा था कि तुम सच में बड़ा ज्यादा फूल हो, तुम सिचुएशन को नहीं समझते जरा भी। मैपल बोल रहा होता है कि अब मैंने क्या गलत कर दिया। वेल, बेचारा दिमाग यूज नहीं करता है। फिर लूजंग बिल्कुल एंड पे खड़ा होता है क्लाउड टेम्पल के। तो वहां पे पीटिया ने आ जाता है और हुआ टैनमिंग भी आ जाता है। पीटिया ने बोल रहा होता है कि लूजंग। तो लूजंग बोलता है क्या हुआ। तो हुआ टैनमिंग बोलता है कि चूजी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्गेस्ट इस होल डोमेन, पर तुम्हें इतना ज्यादा बुरा फील नहीं करना है। अगर तुम ऐसे फील करते रहोगे तो तुम उसे सरपास नहीं कर पाओगे। लूजंग फिर बोलता है हाँ तुम सच बोल रहे हो, मुझे अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। लूजंग बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ट्रस्ट है मेरे ऊपर। तो पीटिया ने बोलता है हाँ हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं ना। हुआ टैनमिंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें कंफ्रंट नहीं करना चाहता हूँ अपने वर्ड्स को यूज करके, लोग हमें पागल बोलेंगे अगर उन्होंने हमें ऐसे बोलते हुए सुना तो, पर हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि हम कुछ मुकाम पा सके। फिर लूजंग स्माइल करता है और बोलता है ये बड़ा ज्यादा अच्छा है, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो तो मैं तुम्हारे विश्वास को ऐसे नीचे नहीं जाने दूंगा। फिर वो सोच रहा होता है चूजी, मैं पक्का स्ट्रॉन्ग बनूंगा और जो भी तुमने मेरे साथ किया मैं उसका बदला लूंगा। फिर हमें हेवनली माउंटेन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट दिखाया जाता है मिडिल डोमेन का। वहाँ पे चूजी खड़ा होता है जिसको ईस्ट हेरेटिक किंग भी बोलते हैं और लिम्बोरेलम में है वो। वेल, लिम्बोरेलम तुम्हें बताया जाए तो जैसे पहले आता है सेलेस्टियल एलम, फिर आता है गोल्डलैंड स्टेट, फिर आता है वर्चुअल डिजास्टर एलम और उसके बाद आता है लिम्बोरेलम। तो ये लिम्बोरेलम में है। तो वहाँ पे हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि मरा हुआ पड़ा होता है और उसकी बॉडी से ब्लैक फायर निकल रही होती है। तो वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, बोलती चू, वो बोलती कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे स्नो दिखाओगे और टेस्ट कराओगे हर्ट स्नो ड्रैगन का, है ना, पर मैं ऐसे कैसे खुश हो सकती हूँ, तुमने
उन्होंने सारी स्नो को पिघला दी है जो भी टॉप में थी इस रेड जेट पीक पे। तो वो लड़की होती है सी मियोंगलिंग जो कि डिस्पल होती है चूजी की। चूजी बोल रहा होता है कि तुम्हारी डिमांड्स कुछ ज्यादा ही है। तुमने बोला था तुमने स्नो देखनी है, वेल मैं यहाँ पे तुम्हें ले आया हूँ। और तुमने बोला था तुम स्नो ड्रैगन के हर्ट को खाना चाहते हो। तो फिर वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और स्नो ड्रैगन के शरीर में से उस हर्ट को बाहर निकाल लेता है। वेल भाई इस ड्रैगन की कोई इज्जत। सी मियोंगलिंग बोल रही होती है कि इसमें तो हर जगह ब्लड लगा हुआ है, मैं इसे कैसे खाऊंगी। तो चूजी देखता है और उससे नीचे फेंक देता है और बोलता है कि क्या मैं एक कुक को भी ले आऊं यहाँ पे और उसे बोलूं कि तुम्हारे लिए वो पका दे। तो सी मियोंगलिंग बोल रही होती है कि चू मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। हेवन डेविल अरे के लिए तुम्हें 3 ऐसी लड़कियों को लाना है जिनके पास पर्पल पैसिव बॉडी होगी और मैं खुद को बचा के रख रही हूँ 30 सालों तक। वेल 30 सालों तक तुम समझ रहे हो किसके लिए बचा रखी है। वेल ज्यादा समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है। और अगर तुम उन लास्टों को नहीं फाइंड कर पाओगी तो मेरे को लगता है कि मैं अगले 30 सालों तक खुद को सेव करके रख पाऊंगी। वेल बेचारे भी। तो चूजी बोल रहा होता है हंसते हुए कि हमारे पास लुयान है और उसके पास भी इतना कम टैलेंट नहीं है, उसका टैलेंट तुम्हारे बराबर ही है और वो भी जल्दी गोल्डलैंड स्टेट में पहुंच जाएगी। और लास्ट पर्पल पैसिव बॉडी की बात और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, वो भी हमसे बड़ी ज्यादा क्लोज है। तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं बड़ी जल्दी सेटिस्फाई करा दूंगा। तो तुम खुश हो गए ना। तो बोलते कि तुम बड़ी ज्यादा नोटी हो। वेल ऐसे सेंटेंसेस है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इसको थोड़े अच्छी तरह से कैसे वो कर पाऊं। फिर चूजी थोड़ा सा चुप हो जाता है और उसे कुछ फील हो रहा होता है। सी मियोंगलिंग बोल रही है तो ये क्या हुआ चू। तो चूजी हंसते हुए बोलते ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा सा किलिंग इंटेंट को फील कर पा रहा हूँ। तो सी मियोंगलिंग बोल रही होती है मिडिल डोमेन में कौन है जो तुम्हें तंग करना चाहता है, क्या वो तुमसे नहीं डर रहे हैं और सोच नहीं रहे हैं कि अगर तुम उसे फाइंड कर लोगे तो तुम उसे पनिश करोगे। तो चूजी बोल रहा तो ये बड़ा ज्यादा लकी है क्योंकि वो बड़ा ज्यादा वीक है और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। पर ये हेट्रेड कहाँ से आ रही है। तो सी मियोंगलिंग हंसती है और बोलती अच्छा ये एक छोटी सी मक्खी है तो कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसी छोटी मोटी चीजें तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगी। तो सी मियोंगलिंग बोल रही होती है कि सिर्फ मेरे बारे में सोचो, उसे मर मैं यही चाहती हूँ। चूजी हंस रहा होता है और बोलता है ऑफ कोर्स यहाँ पे बड़े ज्यादा ऐसे छोटी छोटी मक्खियां होती हैं पर वो मेरे को मार नहीं पाती हैं, वो सिर्फ सोच ही सकती है मेरे को मारने का। पर वो इतना ज्यादा वीक है पर मेरे को कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। फिर हमें क्लाउड टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूजेंग बैठा होता है और अपने कल्टीवेट कर रहा होता है। उसने अपने हाथों को कवर किया होता है की से और उसे रोटेट करता है और उससे वो एक रिंग क्रिएट करता है। लूजेंग बोलता है कंप्लीट हो गई है। लूजेंग बोलता है कि मैं किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में गया था तो इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील लर्न करना मेरे लिए इतने भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है ब्लड डेविल एम्परर की स्किल, पर मैं किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में गया था तो मेरे लिए इजी है लर्न करना। अभी मेरे को बड़ा ज्यादा फर्क है पूरी तरह से इसको लर्न करने के लिए, पर मैं फर्स्ट स्टेज तक तो पहुंच ही गया हूँ इसको लर्न करने के लिए। मेरे को सिंपल बेसिक शेप तो पता ही लग गई है इसकी। लूजेंग फिर सोच रहा होता है कि अगर मैं इसकी पावर को थोड़ी सी इविल स्पिरिट के साथ मर्ज कर दूं तो क्या होगा। फिर लूजेंग अपनी की को रिलीज करता है रेड कलर की। वेल वो शायद इविल स्पिरिट्स है और उसको उसमें मर्ज कर लेता है और जो वो व्हील होता है वो रेड कलर का हो जाता है। लूजेंग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और फिर वो नीचे की तरफ चला जाता है और पूरे उस क्लाउड टेम्पल की जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे वो बैठे होते हैं उसे नीचे तक कट करते हुए नीचे को निकल जाता है। उसकी आवाज को देख के सभी जो डिस्पल्स होते हैं वो शोर मचा रहे होते हैं। लूजेंग नीचे देखते हैं तो बड़े ज्यादा होल हो गए होते हैं, मतलब पूरी उस आइलैंड पे पूरे जो वो होता है लैंड ऊपर उड़ने वाला उसकी बिल्डिंग में। लूजेंग सोच रहा तो ये रियल नहीं हो सकता, क्या मैं क्लाउड टेम्पल के लोएस्ट पार्ट तक पहुंच गया हूँ क्या। फिर लूजेंग बड़ा ज्यादा डर जाता है। तो जो डीकन होता है वो बोलता है कि जितने भी डिस्पल्स हैं जो कल्टीवेट कर रहे हैं उनको बाहर आ जाओ। ये किसने की है, जिसने भी ये किए वो बाहर। डीकन आ जाता है और बोलता है कि जिसने भी किए वो बाहर निकलो। तो चैप्टर नंबर 72 की स्टार्टिंग होती है। डीकन चिल्ला रहा था जोर जोर से कि जो भी डिस्पल्स है कल्टीवेशन रेलम में वो बाहर निकलो, तुम्हें सभी को बाहर आना पड़ेगा। ये किसने किए, जिसने भी किए वो बाहर मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। लूजेंग आ जाता है उसके सामने और बोलते कि सॉरी डीकन आयो, मैं इतना ज्यादा केयरफुल नहीं था अपने कल्टीवेशन करते वक्त तो मैं इसे प्रिवेंट नहीं कर पाया। डीकन सुन रहा होता उसे, वो सोचता है कि अच्छा ये इंसान है जिसने वो किया है, मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके पास एक पर्पल टोकन है। तो वो डीकन बोलता है कि ठीक है लूजेंग, जो प्रोटेक्शन है इस रूम में वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हारे पास पर्पल क्लाउड टोकन है तो तुम इससे भी ज्यादा सेफ रूम में कल्टीवेट कर सकते जो कि थोड़े ऊपर है। उन रूम्स को बनाने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल को यूज किया जाता है जिनका नाम होता है ड्रैगन हेड कास्ट क्रिस्टल, और ये बेस्ट अटैक्स को भी झेल सकते हैं मार्शल आर्टिस्ट के जो कि गोल्डलैंड स्टेट में है उनके भी। लूजेंग बोलता है मुझे माफ कर दो डीकन जायो, मैं समझ गया हूँ। जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे कि डीकन जायो का जो बिहेवियर वो ऐसे कैसे चेंज हो गया, अभी तो बड़ा गुस्सा निकाल रहा था और अब ये कैसे शांत हो गया। तो तभी एक और एक्सप्लोजन होती है क्लाउड टेम्पल में, तो वहां से हुआ टैनविंग बाहर आ रहा होता है। भाई इन दोनों ने तो तबाही मचा दी है। डीकन जायो अपने सिर पे हाथ मारता है और बोल रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, आज एलीट हॉल के डिस्पल्स ने क्या खाया हुआ है, एक के बाद एक डिस्पल्स चीजें तोड़ ही क्यों रहा है। डीकन जायो चिल्लाता और बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, घबरा के बोलता है कि मेरा नाम हुआ टैनविंग है।
हुआ टाइमिंग थोड़ा डर के बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तोड़ दिया कल्टीवेशन रूम। तो डीकन जायो बोलता है कि तुम्हें पे करना पड़ेगा जो भी तुमने डैमेज कॉज किया है कल्टीवेशन रूम में। तुम्हें पता है कि तुम नए हो क्लाउड टेम्पल में और तुम्हारे पास कोई भी मनी नहीं है, क्रेडिट्स नहीं है। वेल क्रेडिट्स को ये पॉइंट्स बोल सकते हैं जो कि मिशन को करके पा सकते हैं, और मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगा तुमने जो भी किया है, और इसको बाद में तुम्हें पे करना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है कि डीकन जायो, ये हो सकता है कि मैंने की डेविएशन कॉज कर दी है ब्रदर टियानमिंग की, क्योंकि जब मैंने अटैक किया था ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, तो इसको तुम मेरे ऊपर डाल सकते हो। तो डीकन साहब बोलता है क्या? फिर वो सोचता है कि लुजेंग दोबारा ये पक्का इसी का साथी होगा, और मेरे को लग रहा है कि अब मैं उसको भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वो खांसता और बोलता है कि ध्यान से सुनो, मैं इस टाइम तो भूल रहा हूँ इस चीज को, पर तुम्हें अपने माइंड में से अच्छी तरह से डाल लेना है कि आगे से कल्टीवेशन रूम को नहीं तोड़ना है। तो फिर डीकन साहब वहां से चल जाता है और हुआ टाइमिंग लुजेंग की तरफ देख रहा होता है, लुजेंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। हुआ टाइमिंग बोल रहा होता है कि तुम बड़े ज्यादा अलग लग रहे हो मुझे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे वर्ड से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पे क्लाउड टेम्पल पे। लुजेंग हंसते हुए बोलता है कि वो केस नहीं है। लुजेंग पूछता है कि वो जो तुमने एक्सप्लोजन कॉज की है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने ब्रेक थ्रू किया अभी? तो वो टैन बोलता है हाँ, साइन तो ब्रेक थ्रू का पहले ही था रोड ऑफ ट्रायल्स में ही, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेलेस्टियल एलम में पहुंच जाऊंगा। लुजेंग बोलता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। वो टैन बोलता है शुक्रिया। वो टैनमिंग लुजेंग को पूछता है कि तुमने फाइंड कर लिया क्या, कैसे साउलेसेंस को पॉइजन से अलग करेंगे हम उस नाइटमेयर डेविल के जो हमें मिला हुआ था। लुजेंग बोलता है क्यों, तुम्हें चाहिए था क्या वो अभी? तो वो टैन बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे को सोल को कल्टीवेट करना पड़ता है हेवन स्वॉर्ड को यूज करने के लिए, वरना उस टाइप के प्रेशर को झेलना मेरे लिए बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। लुजेंग बोलता है ठीक है, मैं जल्दी फाइंड करूंगा उस मेथड को, पर इससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो एक बॉक्स को ले आता है अपने हाथों में। हुआ टैन बोल रहा होता है कि क्या चीज है अब ये? वो हुआ टैनमिंग को उस बॉक्स को दे देता है और बोलता है कि तुम खुद ओपन कर लो। जैसे ही हुआ टैनमिंग उस बॉक्स को ओपन करता है तो एक ब्लैक कलर की लाइट उसके फोरहेड में चल जाती है। लुजेंग और हुआ टैनमिंग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर हुआ टैनमिंग बोलता है इसने तो मेरी सोल को पावरफुल बना दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये तुमने मेरे को कुछ ज्यादा ही अच्छा गिफ्ट नहीं दे दिया है। लुजेंग बोलता है नहीं, हमारा रिलेशन है वो बड़ा अच्छा है और ये तो छोटा सा गिफ्ट है, इसके हिसाब से हम ब्रदर्स हैं जो कि सेम मास्टर को शेयर करते हैं, हमें तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए हर केस में। तो लुजेंग को एक आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही होती है कि तुम क्लाउड टेम्पल में कब से आए हुए हो, पर तुम कभी भी नहीं आए मेरे पास मेरे को मिलने के लिए। मैं बड़ा ज्यादा पछता रही हूँ कि मैंने तुम्हें इतने ज्यादा अच्छे प्रिविलेजेस क्यों दिए हुए हैं, जैसे कि पर्पल टोकन। लुजेंग बोलता है क्या? वो टैनमिंग भी देख रहा होता है कि इसको अब क्या हो गया। लुजेंग बोलता है तो क्या मैं तुम्हें शुक्रिया बोलूं इसके लिए? पर मेरे को यही क्यों याद आ रहा है कि तुमने हेवंस बोधी ट्री भी खुद के लिए रख लिया था और भी काफी अच्छी चीजें खुद के लिए रखी हुई थी। तो डाई बोलते कि तुम कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं हो, मैंने तुम्हें जो चीजें दी हैं वो तुम जैसे बंदों पे वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तो कल्टीवेशन भी इतनी ज्यादा कम है। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा सरप्राइज दूंगी अगर तुम्हें इतने ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो। लुजेंग बिल्कुल आंखें बंद करके सुन रहा होता है। फिर लुजेंग के पसीने छूट जाते हैं। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। वेल एक्चुअली इसके लगने वाले हैं। फिर हमें क्लाउड टेम्पल में आइस पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे डाई बैठी होती है। वेल उसका एक्चुअल नाम निंग्यू डाई होता है और जो की लॉर्ड होती है क्लाउड टेम्पल की और गॉडलैंड स्टेट पे होती है। वेल हम इसे निंग ही बोलेंगे। वो बोलते हैं कि ये टाइम है अब इमोर्टल ऑफ ड्रीम तुम्हें आने का। निंग एक थ्रोन पे बैठी होती है और उसने एक बर्ड अपने गोद पे बिठाया होता है। वो बोल रही होती है कि हाँ ये टाइम है इमोर्टल ऑफ ड्रीम तुम्हें आने का यहाँ पे। फिर हमें इमोर्टल ऑफ ड्रीम दिखाया जाता है जो कि एल्डर है क्लाउड टेम्पल का और वर्चुअल डिजास्टर एलम में है। तो वो बोलते कि इतना ज्यादा अच्छा टाइम है कि मेरा आने का। तो निंग बोलते कि ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो बोलते कि इस बंदे को तो बड़े पहले सजा देनी चाहिए थी, तुम्हें बस वही करना जो मैं बोल रही हूँ। वेल मेरे को लग गया बता लुजेंग के लगने वाले हैं। इमोर्टल ऑफ ड्रीम बोलता है ठीक है, ये इतनी ज्यादा यंग है इसलिए मुझे लग रहा है कि ये ऐसे डिसीजन ले रही है। फिर इमोर्टल ऑफ ड्रीम्स अपनी की को यूज करता है और जो अपने की से स्ट्रिंग फॉर्म करता है और लुजेंग से कनेक्ट कर लेता है और लुजेंग की तरफ भेज रहा होता है। ने लुजेंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे बता सकते हो किन गिफ्ट्स की बात कर रही हो तुम? तो फिर वो जो स्ट्रिंग्स इमोर्टल ऑफ ड्रीम ने भेजी होती है वो लुजेंग से कनेक्ट हो जाती है उसकी बॉडी में। लुजेंग अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो हुआ टैनमिंग पूछता है कि लुजेंग क्या हुआ तुम्हें? लुजेंग सोच रहा होता है कि मैं अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? फिर लुजेंग वहां से भाग जाता है। वो टैनमिंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो लुजेंग? लुजेंग भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है? लुजेंग भागते जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी नहीं सुन रही है मेरी। ये पक्का डाई का काम है, इसके इंटेंशंस क्या है? लुजेंग भागते भागते एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे हमें डिस्पस दिखाई देते हैं। वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो हमें जो वुफान दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है कि अब मैं अटैक करने वाला हूँ ब्रदर। तो दूसरे साइड भी होता है एक डिस्पल बोलता है आ जाओ। वो जो फीलिंग होता है जो कि 6th लेयर ऑफ
सेलेस्टियल रेलम में होता है और एलीट डिसिपल होता है क्लाउड टेम्पल का। वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ज़ुबुफान उसकी तरफ अटैक करता है पर वो उसे रोक लेता है अपने स्फीयर से। वो आपस में अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो बाकी डिसिपल्स बोल रहे होते हैं नाइस। तो वहां पे लू ज़ेंग एकदम से आ जाता है और दरवाजे को किक मार के उसे खोल देता है। जो बाकी डिसिपल्स होते हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं ये कौन है अब। तो ज़ुबुफान और ज़ुओफीलिंग भी उसकी तरफ देखते हैं और जो बाकी डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि इस इंसान के पास तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो स्काई रेलम का बच्चा है, ये अब क्या चाहता है यहाँ पे आके। लू ज़ेंग देख रहा होता है यहाँ वहाँ और सोच रहा होता है ये कौन सा प्लेस अब, क्या ये सरप्राइज है जिसके बारे में वो बोलना चाहती थी। फिर वो इमॉर्टल ऑफ ड्रीम लू ज़ेंग के हाथ को कंट्रोल करने लग पड़ता है। लू ज़ेंग का हाथ खुद ही ऊपर उठ रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मेरे हैंड्स खुद ब खुद कैसे मूव कर रहे हैं। फिर वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और मिडिल फिंगर दिखा देता है सभी को। वो बोलता है कि तुम सभी कचरे हो, अगर तुम्हारी औकात है तो मुझसे फाइट करो। वेल खत्म है ये अब। लू ज़ेंग के पसीने छूट जाते हैं और लू ज़ेंग ठंडा पड़ जाता है। वो बोल रहा होता है मेरे भगवान, ये तो टोटली वो नहीं है जो मैं बोलना चाहता था। मैं अपनी कब्र को क्यों खोद रहा हूँ यहाँ पे। डाई तुम्हें कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हें फाइंड करूंगा तो मैं तुम्हें पक्का ही बताऊंगा कि तुमने अभी क्या किया है और मैं बदला लूंगा इस चीज का। फिर लू ज़ेंग की बॉडी एकदम से ठीक हो जाती है और बोलता है वो सोचता है वो कि क्या मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर लू ज़ेंग चुपचाप ही वहां से चलने लग पड़ता है और बोलता है हंसते हुए कि सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से गलत डोर खोल दिया है। तो ज़ुओफीलिंग बोल रहा होता है कि तुमने क्या सोचा, तुम ऐसे आ जाओगे यहाँ पे और कुछ भी बकवास करके चल पड़ोगे, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। फिर वो दरवाजों को बंद कर देता है। लू ज़ेंग पीछे मुड़ के देख रहा होता है तो ज़ुओफीलिंग बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसा बदतमीज बच्चा भी है हमारे क्लाउड टेम्पल में, वो भी एक एलीट डिसिपल है। लू ज़ेंग बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं वो नहीं बोलना चाहता था, ये मैं नहीं था जिसने वो बोला है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो ज़ुओफान बोलता है कि भाई ये जो बंदा है ये फर्स्ट प्लेस पे आया था इस बार रोड ऑफ ट्रायल में और इसका नाम लू ज़ेंग है। तो ज़ुओफीलिंग बोलता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अब सब कुछ क्लियर है, ये अब सेंस बनाता है। तुम वो डिसिपल जिसने मेरे फादर को गुस्सा दिलाया था। ज़ुओफान बोलता है ब्रदर मुझे करना दो, ये मैं क्यों तुम्हें ट्रबल दूंगा और इस कचरे से लड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो लू ज़ेंग को बोलता है कि तुम जैसे बदतमीज के लिए तो मैं काफी हूँ और तुम्हें एक लेसन मुझे सिखाना ही पड़ेगा। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि अब ऐसा लगता है मुझे कि फाइट को कोई नहीं रोक सकता और मुझे फाइट करनी पड़ेगी, अब मैं आ गया हूँ तो मैं ऐसे पीछे नहीं जा सकता। लू ज़ेंग बोलता है ठीक है पर मुझे ये नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रही हो, किसको लेसन सिखाओगे तुम, मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। ज़ुओफान बोलता है मुझे लेसन सिखाओगे, मुझे डर है कि तुम इतने भी कुछ खास नहीं हो मुझे लेसन सिखाने के लिए। फिर लू ज़ेंग आगे बढ़ता है और बोलता है कि हाँ ये फेयर है, मैं ऐसे बोलने से नहीं तुम्हें लेसन सिखा सकता हूँ, जो मेरी स्वॉर्ड है वो तुम्हें सिखाएगी। फिर लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। ज़ुओफान बोल रहा होता है ठीक है बैटल को स्टार्ट करते हैं। लू ज़ेंग उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सो गाइस जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, डाई अपने इमॉर्टल ऑफ ड्रीम्स को ऑर्डर देती है और लू ज़ेंग को कंट्रोल करा के एक एरेना में भेज देती है जहाँ पे वो कुछ गलत बोल देता है बाकी डिसिपल्स को और उसकी फाइट ज़ुओफान से स्टार्ट हो जाती है। सो चैप्टर नंबर 73 की स्टार्टिंग होती है। जो ज़ुओफान का अटैक होता है वो लू ज़ेंग के उस सर्कल में गुम हो जाता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ज़ुओफान बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मेरा अटैक ऐसे कैसे गायब हो गया, इस व्हील ने तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर उसका स्पेयर अंदर अंदर जा रहा उस व्हील के और उसके स्पेयर के साथ उसका हैंड भी रोटेट होने लग पड़ता है और फिर धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी रोटेट हो जाती है और घूम रही होती है गोल गोल। जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये कैसे हो रहा है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि जो डेडली व्हील है मेरा वो किसी भी चीज को अब्सॉर्ब कर सकता है जो भी उसके रास्ते में आएगा, जैसा मैंने सोचा था ये उसी तरह बढ़ ज्यादा यूजफुल है। ज़ुओफीलिंग बोल रहा होता है कि बस करो बच्चे, इसे उसे जानने दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। फिर लू ज़ेंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि उसके पास अपने हाथ और पैर है, वो खुद बाहर निकल सकता है। ज़ुओफीलिंग बोलता है मैंने तुम्हें बोला तुम उसे जान दो। फिर वो अपने स्पेयर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो लू ज़ेंग बोलता है कि छी ये कितनी ज्यादा गंदी बात है, जो ज़ोऊ के पीपल है वो साथ में फाइट करना पसंद करते हैं मुझे लगता है, ठीक है मैं उसे रिलीज कर दूंगा। फिर लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को झटकता है और ज़ुओफान को पीछे की तरफ फेंक देता है। ये डिसिपल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक सोच रहा होता है कि ये तो सिर्फ सेकंड लेयर ऑफ स्काई रेलम में था, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। फिर ज़ुओफान खड़ा हो जाता है अपने स्पेयर की हेल्प से और बड़े गुस्से से बोल रहा होता है लू ज़ेंग मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा, चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी होगा, तुम्हें कोई भी प्रोटेक्ट कर रहा है वो भी तुम्हें आज नहीं बचा पाएगा। फिर वो अपने स्पेयर को बड़े जोर से पकड़ लेता है और अपने स्पेयर को एक ब्लैक कलर के ऑरा से सराउंड कर लेता है। ज़ुओफीलिंग बोल रहा था कि बुफान तुम क्या उसे यूज करने वाले हो। तो वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं डूम स्पेयर को यूज करने वाला हूँ। उसकी आईज भी रेड हो गई होती हैं और उसको निंग भी देख रही होती है इमॉर्टल ऑफ ड्रीम के साथ। इमॉर्टल ऑफ ड्रीम बोल रहा होता है कि मुझे लू ज़ेंग की चिंता है, ज़ुओफान का जो डूम स्पेयर है वो अभी तक अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है पर ये बड़ा खतरनाक डैमेज दे सकता है किसी को भी। तो निंग बोलता है कि तुम इसे अकेला छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील जो है वो किसी भी तरह कमजोर है डूम स्पेयर से। ज़ुओफान बोल रहा होता है कि डूम स्पेयर सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि तुम इसे कैसे डॉज करोगे लू ज़ेंग। उसकी आईज पूरी तरह से रेड हो गई होती है। लू ज़ेंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी
असली कैपेबिलिटीज को अब बता रहा है। फिर लूजेंग भी बोलता है कि समन 3 इविल स्पिरिट्स, और उसको इविल स्पिरिट्स घेर लेती हैं और ऊपर की तरफ एक तरह से रिलीज हो रही होती है रेड कलर से। तो डिस्पर्स होते हुए वो बोल रहे होते हैं कि जो लूजेंग की है वो अजीब क्यों लग रही है और अजीब क्यों दिख रही है, क्या ये इविल स्पिरिट्स हैं, ये आ कहां से रही हैं, हमें ये पहले क्यों नहीं दिखाई दी और फील हुई। तो एक डिस्पेल बोलता है ऐसे कैसे इविल स्पिरिट्स को बुला सकता है, कैसे डर नहीं लगता क्या कि इविल स्पिरिट से खा जाएंगी। फिर लूजेंग उन इविल स्पिरिट्स को अपने डेडली व्हील में ऐड कर देता है और उसकी तरफ अटैक कर देता है ज़ोवोफान की तरफ। इविल स्पिरिट डेडली व्हील। ज़ोवोफान भी अपने डूमस्फेयर को लेके आ रहा होता है अटैक करने के लिए। लूजेंग उसकी तरफ देखता है और अपने अटैक को भेज देता है आगे की तरफ, और उन दोनों की क्लैश की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लूजेंग की स्वॉर्ड की टिप और ज़ोवोफान की स्पेयर की टिप एक दूसरे से टकराती है और जो ज़ोवोफान का स्पेयर होता है वो टूटने स्टार्ट हो जाता है, उस पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। वो उसे छोड़ तो देता है पर उसी के साथ उसके हाथ में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं और उसका हाथ पूरी तरह से टूट जाता है ज़ोवोफान का। ज़ोवोफान दर्द से चिल्लाने लग पड़ता है। ज़ो फीलिंग आ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि बूफान क्या तुम ठीक हो। फिर वो उसे एक हीलिंग पिल दे देता है। ज़ो फीलिंग बोल रहा होता है कि इम्प्रेसिव है, तुमने ज़ोवोफान का अटैक ही नहीं रोका पर उसका एक हाथ भी ले लिया है। फिर लूजेंग बोलता है पर फाइनल ड्यूल में अगर मैं अपनी असली पावर्स को यूज नहीं करता तो ज़ोवोफान की जगह मैं होता ग्राउंड पे गिरा हुआ। तो ज़ो फीलिंग उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि बड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा, और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है अपने स्पेयर से और लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। और लूजेंग हवा में उड़ने लग पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो एक स्काइरेलम का बच्चा, ये उड़ कैसे रहा है, मतलब सेलेस्टियल के इंसान उड़ सकते हैं और उसके ऊपर के। ज़ो फीलिंग उसकी तरफ देख रहा होता है और लूजेंग भी हैरान होता है और वहां से उड़ने लग पड़ता है। ज़ो फीलिंग उसकी तरफ आ रहा होता है उड़ते उड़ते और बोल रहा होता है रुको। वो उसके पीछे पड़ा होता है और बोलता है कि तुम बस इंतजार करो, तुम्हारे दिन इतने ही होंगे, तुम जल्दी मर जाओगे, और वो पीछे छूट जाता है। लूजेंग उड़ रहा होता है पर उसे इमॉर्टल ऑफ ड्रीम फिर से कंट्रोल करता है और लूजेंग बोलता है हंसते हुए कि तुम सभी एलीट होल के जो डिस्पल्स हो वो कचरा हो, बेकार हो एक नंबर के, मैं यहाँ पे हमेशा आऊंगा तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए कल से। वेल वो इमॉर्टल ऑफ ड्रीम उसे कंट्रोल कर रहा होता है और जो आवाज होती है उसे निंग कंट्रोल कर रही होती है। भाई लूजेंग आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर यू। जो डिस्पल्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि लूजेंग नीचे आओ अगर तुम्हारे पास गट्स हैं तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि हाँ ये बड़ा ग्रेट है, तुम्हें याद रखना तुमने अभी जो बोला है, हम तुम्हारा हर दिन इंतजार करेंगे। लूजेंग उड़ते उड़ते जा रहा होता है और अपने सिर पे हाथ मारता है और सोच रहा होता है कि ये मैं सच में नहीं था, मैंने नहीं बोले ये वर्ड्स। जो निंग होती है वो बड़ा खुश होती है और बोलते है कि चलो आज के लिए ये काफी है, लूजेंग को रेस्ट करना पड़ेगा वरना कल हमें मजा नहीं आएगा उसकी फाइट को देखते हुए। तो इमॉर्टल ऑफ ड्रीम बोलता है ठीक है और अपने स्ट्रिंग्स को वापस बुला लेता है और लूजेंग छत पे गिरता है जोर से। लूजेंग माइंड से मैसेज भेज रहा होता है निंग को और बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम बॉस हो, मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम यहाँ वहाँ फेंकते रहोगे ऐसे और यूज करते रहोगे। निंग बोल रही होती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम्हें अच्छी रेस्ट चाहिए क्योंकि ये तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा। फिर लूजेंग बोलता है कि मैं बड़ा थक गया और वहीं पे सो जाता है। वो बोल रहा था मेरे भगवान ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे का सीन होता है। निंग बोलती है उसे कि जल्दी उठ जाओ और उसे फिर से भगाने स्टार्ट कर देती है और एरिना के पास खड़ा कर देती है। लूजेंग बोल रहा होता है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है सुबह में, मुझे थोड़ा सा रेस्ट तो दो, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो रेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा प्रिपेयर होने के लिए, मुझे टॉयलेट जाना है। वेल बेचारे को टॉयलेट में नहीं जाने दे रही है। फिर लूजेंग वहीं पे एरिना में पहुंच जाता है, बाकी डिस्पल्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं। निंग फिर से उसकी आवाज को कंट्रोल करती है और बोलती है तुम सभी यहाँ पे खड़े हो, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये इंसान तो सच में वापस आ गया, हमें इसे पनिश करना पड़ेगा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि ये स्काइरेलम का पर्सन इतना ज्यादा घटिया कैसे हो सकता है, अगर हम इसे यहाँ पे सबक नहीं सिखाएंगे तो ये हमें पक्का ही फ्यूचर में और तंगी देगा। तो वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है, वो बोलता है यहाँ पे इतने ज्यादा डिस्पल क्या कर रहे हैं आज। वेल वो ली बाय होता है और जो एलीट डिस्पल होता है क्लाउड टेम्पल का टॉप में होता है सेलेस्टियल रेलम में। लूजेंग भी उसकी तरफ देखता है तो एक डिस्पल उसे बोलता है कि ब्रदरली तुम सही टाइम पे आए हो, तुमने सुना ही होगा लूजेंग के बारे में, ये यहाँ पे अभी प्लीज इसे मारो क्योंकि ये बड़ा घमंडी है। तो ली बोलता है कि हर किसी के पास होता है टाइम, मतलब कोई मूवमेंट्स होते हैं तब उन्हें थोड़ा घमंड दिखाना पड़ता है और ऊपर से मैं टॉप में हूँ सेलेस्टियल रेलम में, अगर मैं इसे जीत भी जाऊंगा तो उसमें क्या ऑनर होगा। तो लूजेंग बोलता है हाँ ये करेक्ट है, कोई भी मेरे से ऐसे फाइट नहीं कर सकता जब उनकी मर्जी हो, बिकॉज मैं डिसाइड करता हूँ रूल्स को और मैं किससे फाइट करना चाहता हूँ वो मैं डिसाइड करूंगा। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि तुम्हारी बकवास को सुन नहीं कौन रहा है। लूजेंग सोच रहा होता है कि सच में मेरे को ये लड़की टॉर्चर कर रही है। तो ली बोलता है ठीक है चलो सुन तो लेते हैं पहले कि ये बोलना क्या चाहता है। वो बोलता है कि 3 मैं हर दिन 3 फाइट्स करूंगा और मैं डिसाइड करूंगा ये कि मैं किसके साथ फाइट करता हूँ
हूँ। तो जो डिस्पल्स होते हैं बोलते ठीक है अपने ओपोनेंट्स को पिक करो, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम स्काई रेल्म के बच्चे क्या ही कर सकते हो। फिर लूजंग सोच रहा होता है और डिस्पल्स की तरफ देख रहा होता है। फिर वो एक डिस्पल की तरफ देखता है और बोलता है कि शांगवान मैं तुम्हें चूज करता हूँ। तो शांगवान बोलता है कि ये मेरे को क्या आसान समझ रहा है क्या। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि अपने आयरन फिस्ट से इसे पीटो। तो वो डिस्पल भी गुस्से में होता है और बोल रहा तुम क्या सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 4th लेयर ऑफ सेलेस्टियल में हूँ, तो क्या मैं वीक हूँ तुमसे? तुमने मेरे को इसलिए तो नहीं चूज किया क्योंकि मैं तुमसे लो लेवल पे हूँ। वो रियली बड़ा सा गुस्से में होता है। लूजंग बोलते कि हाँ तुमसे फाइट करने के लिए तो मुझे अपने वेपन्स की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फिस्ट से अटैक करूंगा तुम्हारे ऊपर। वो डिस्पल की सटक गई होती है गुस्से से। वो बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे को आयरन हैंड्स बोला जाता है, पर तुम मुझे फिर भी गुस्सा दिलाना चाहते हो ऐसे ही। तो फिर वो अपने ग्लव्स को डाल लेता है और बोलता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आज तुम्हें पक्का मार दूंगा। वो अपने की से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इसके पास तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरह की है। मैंने ये भी सुना कि इसने जो ग्लव्स हैं वेपन की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था उससे पहले जब ये मार्शल आर्टिस्ट बना। तो दूसरा डिस्पल बोलता है हाँ इससे फाइट करना वो भी खाली हाथ, लूजंग तो पक्का ही पागल हो गया है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डाई सच में मेरी बॉडी को टेस्ट करना चाहती है। लूजंग सोच रहा होता है कि बड़ी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने अपने ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर लिया था कल की कल्टीवेशन में, वरना जो चीजें थी वो मेरे लिए बड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाती। लानगांग उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है हेवन फिस्ट टेक्निक से। फिर लूजंग भी अपने फिनिक्स क्रिस्टल को यूज करता है और ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसे वायलेट कलर की सराउंड कर रही होती है उसकी फिस्ट को, और उन दोनों की फिस्ट की कोलिजन होता है। लांगेन उड़ के पीछे की तरफ उठ जाता है और दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लूजंग बोलते है कि और कौन मेरे से फाइट करना चाहता है। वेल वो एक्चुअली डाई बोल रही होती है। डिस्पल्स होते हुए चुप होते हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है मुझे फाइट करने दो इससे, मुझे बिलीव नहीं होता कि इतना ज्यादा लकी होगा हर टाइम। तो लूजंग बोलता है कि मैंने रूल्स को मेंशन किए हुए पहले ही कि मैं पिक करूंगा ओपोनेंट्स को। तो एक डिस्पल बोलता है कि शांग ज्ञान इसलिए हारा क्योंकि वो इतना ज्यादा केयरफुल नहीं था, मैं उसे पक्का ही अवेंज करूंगा और उसका बदला लूंगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लूजंग शांगयान को हरा देता है अपने फिस्ट से ही सिंपल। तो चैप्टर नंबर 74 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग अपने नेक्स्ट ओपोनेंट को चूज करता है और बोलता है कि तुम यूजू यहाँ पे आओ। तो यूजू बोल रहा था क्या, मैं तो ऐसे यहाँ पे घूम रहा था, तुम किसी और को पिक नहीं कर सकते। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ इससे फाइट करो, ये तो एक एवरेज मैन है स्काई रेल्म का, तुम्हें इतने ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एयरपिन सेक्ट के और ऐसे कैसे डर सकते तुम। वेल तुम्हें पता ये क्लाउड टेम्पल जो है वो डिफरेंट सेक्ट से मिलके बना हुआ है, उसमें क्यूंगन सेक्ट भी आता है, बाकी जितने भी सेक्ट्स आते हैं। तो वो सोच रहे थे मन ही मन कि तुम सभी मेरे को मरवाने पे क्यों तुले हुए हो। लूजंग उसे भी हरा देता है बड़ी आसानी से और अपनी तलवार को उसके सामने रखता है। वो बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। लूजंग बोलता है नेक्स्ट। फिर लूजंग नेक्स्ट इंसान को भी हरा देता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये बड़ा ज्यादा अनबिलीवेबल है क्योंकि इसने ग्वाने को भी हरा दिया है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है मुझे लगता है ये खुद ब खुद ही जो कमजोर है उनको चूज कर रहा है। फिर लूजंग बोलते है कि गाइज आज की फाइट यहीं पे एंड करते हैं। फिर लूजंग वहां से चलने लग पड़ता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं रुको, तुम कैसे इंसान हो, तुम वीकेस्ट ओपोनेंट को चूज कर रहे हो खुद ही। तो एक डिस्पल बोलता है नहीं मुझे हरा के बताओ तुम पहले, जाने से पहले। तो फिर लूजंग उड़ने स्टार्ट कर देते हैं। डिस्पल्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लूजंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि जैसे कि मैंने बोला था सिर्फ 3 ही फाइट्स कर सकता हूँ मैं एक दिन में, ना ज्यादा ना कम, ठीक है मैं चलता हूँ। फिर लूजंग वहां से उड़ने लग पड़ता है। ली भी इसे देख रहा होता है, सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं इस चीज से सरप्राइज हूँ कि ये इंसान उड़ कैसे सकता है, ये सिर्फ स्काई रेल्म में है और इसके जो मूव्स है वो बहुत ज्यादा अजीब है। लूजंग उड़ रहा होता है तो डिस्पल उसके पीछे पड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लूजंग बैठा होता है और उसने बॉक्सेस ओपन किए होते हैं जो उसे मिले होते हैं रोड ऑफ ट्रायल में। लूजंग बोल रहा होता है बड़ा ज्यादा फंटास्टिक है, मेरी जो सोल पावर है वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और 20 to 30% इंक्रीज हो गई और पावरफुल हो गई है उन सोल एसेंस की वजह से। लूजंग फिर ड्रैगन को आवाज डालता है, बोलता है हे ड्रैगन, ड्रैगन तुम कहाँ पे हो, तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे एक मेथड सिखाओगे जिससे मैं रूइंस को बना सकता हूँ जब मेरी सोल पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अब टाइम है क्या वो। तो ड्रैगन बोलता है रूइंस, मैं तुम्हें एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, जिस चीज के बारे में मैंने तुम्हें बताया है वो सिमिलर तो है रूइंस से जो कि इंसान यूज करते हैं, पर वो नॉर्मल रूइंस से बड़ा ज्यादा डिफरेंट और पावरफुल है, उन्हें हम गोड लाइन बोलते हैं। लूजंग बोलता है गोड लाइन वो क्या चीज है अब। तो ड्रैगन बोलता है कि गोड लाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पास डाउन हो रहा है रूइंस से, जिससे वर्ल्ड क्रिएट हुआ है और इस वर्ल्ड का जो बॉर्डर है वो क्रिएट हुआ है। और ये ऐसी चीजें नहीं है जो कि तुम मिडिल डोमेन में बनाते हो रूइंस उनकी तरह, चाहे उनकी पावर हो चाहे उनकी कॉम्पोजिशन हो, वो जरा भी सेम नहीं है। लूजंग बोलते तो ये और भी ज्यादा अच्छा है, क्या तुम मुझे अभी सिखाना स्टार्ट कर दोगे। ड्रैगन बोलता है कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर तुम्हारी जो सोल पावर है वो बड़ी ज्यादा वीक है, इसकी वजह से जो तुम्हारी गोड लाइन का लेवल होगा वो बड़ा ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तुम अभी सिर्फ सबसे कमजोर ही बना पाओगे। तुम श्योर हो क्या तुम अभी स्टार्ट करना चाहते हो।
तो लूजेंग बोलता है कि एक जर्नी जो है दूर की वो सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है, तो इसलिए मैं अभी से सिंगल स्टेप ले लूंगा। तो जो ड्रैगन होता है वो बोला तुमने ठीक बोला है, गोल्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें पहले अपनी जो सोल की पावर है उसे इंक ब्रश पे लाना पड़ेगा, इंक ब्रश की टिप पे लाना पड़ेगा। लूजेंग बोलता है टिप पे, वो ब्रश की, कैसा ब्रश, कौन सा ब्रश? तो ड्रैगन बोलता है कि इंक ब्रश जो होते हैं वो यूज होते हैं गोल्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तुमने लर्न किया हुआ स्पिरिट थ्रोन को पहले और कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक स्पिरिट को थ्रोन में, तो तुम्हारी सोल पावर को ट्रांसफर करना एक टिप पे इंक ब्रश वो तुम्हारे लिए इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। पर जो लास्ट थिंग है वो मटेरियल्स हैं, हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं कल। हमें ब्लैक स्ट्रिप राइनो हॉर्न चाहिए, ग्रीन वुड लाइटिंग स्टोन चाहिए, हेवली बासवुड चाहिए, स्टोन ऑफ गोल्डन ओरा चाहिए, फायर ओरा चाहिए, गोल्डन लीफ चाहिए, साइकिक ग्रास चाहिए, गोल्डन जेड ट्विग चाहिए, 3 स्टार स्टोन, डूंजिया स्टोन, प्योर गोल्ड, जेन्युइन आर्मर ऑफ क्रेन, लेपर्ड, प्रिजन ग्रास एंड थंडरस्टॉर्म ट्विग। इन इंग्रेडिएंट्स को सुन के लूजेंग को ऐसा लग रहा होता है कि वो उन वर्ड्स के नीचे दब रहा होता है, लूजेंग ने वो वर्ड्स पकड़े होते हैं। लूजेंग बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा है प्रिपेयर करने के लिए, मैं क्या करूंगा। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, लूजेंग वैसे एरिना में चल जाता है फाइट करने के लिए। तो जो रेफरी होते है वो अनाउंस करता है लास्ट मैच है, लूजेंग जो फाइट कर रहा है वो टियानियांग के साथ। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं जल्दी आज फ्री हो गया हूँ तो मैं जा सकता हूँ मटेरियल्स को बाय करने के लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इतनी ज्यादा ऑडियंस होगी। इवन एल्डर फी भी यहाँ पे है, एल्डर फी देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है लूजेंग से। फिर वो ध्यान से देखते तो उसे वो स्ट्रिंग्स दिखाई दे देती हैं जो कि इमोर्टल ऑफ ड्रीम ने लूजेंग से कनेक्ट की होती हैं। एल्डर फी सोच रहा होता है क्या ये कंट्रोल हो रहा है, ये तो एक ही पर्सन कर सकता है इस पूरे क्लाउड टेम्पल में और वो इमोर्टल ऑफ ड्रीम है। तो वो सोचता है अच्छा ये सब कुछ हुआ था, इसके पीछे लॉर्ड ऑफ क्लाउड टेम्पल है जो भी रोड ऑफ ट्रायल से लेके अब तक हो रहा है। लूजेंग उसे हरा देता है टियानियांग को और बोलता है कि अब बोलो अब क्या करोगे तुम, मैं तो एक भी बार नहीं हारा हूँ आज भी। लूजेंग सोच रहा होता है कि चलो ठीक है अब दिन हो ही गया, अब मैं अपने सामान को खरीद सकता हूँ। लूजेंग फिर से वहां से उड़ने लग पड़ता है। तो जो डिस्पर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम सिर्फ कमजोरों को ही तंग कर सकते हो, दोबारा आओ अगर तुम्हारे पास गट्स हैं तो जो एल्डरफी होता है वो बोलता है कि इन बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता है। फिर हमें मार्केट प्लेस दिखाया जाता है क्लाउड टेम्पल का। लूजेंग यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा अच्छा प्लेस है। मैंने ये सुना है कि यहाँ पे जो मिडिल डोमेन की लार्जेस्ट कमर्शियल अलायंस है उन्होंने भी शॉप खोली हुई है जिनको वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस भी बोलते हैं। चलो मैं उनकी शॉप में चलता हूँ। फिर लूजेंग वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे वो ट्रेजर शॉप होती है, वो बोल रहा था कि जैसे मैं बोल रहा था उस शॉप के बारे में। फिर लूजेंग वहाँ पे एंटर कर जाता है और वो मटेरियल्स को देख रहा होता है। लूजेंग वहाँ पे जो शॉप ओनर होता है उसके पास जाता है और बोलता है कि सर मैं कुछ मटेरियल्स को बाय करना चाहता हूँ और इंक ब्रश को बाय करना चाहता हूँ रूइंस को ड्रॉ करने के लिए। वो जो शॉपकीपर होता है वो बोल रहा होता है कि क्या तुम रूइंस को बनाना चाहते हो? जो रूइंस होते हैं वो मास्टर्स ही सिखा सकते हैं, वो ऐसे खिलौने नहीं है। मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम ऐसे ही इम्पल्स से एक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तो पहले थोड़ा सोचो। लूजेंग बोलता है नहीं सुनो मेरी बात, मैं सच में अपने दिल को इस काम में डालना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ इन चीजों को, मेरे को जो भी चाहिए मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस लिस्ट में। फिर वो शॉपकीपर चुप हो जाता है और वो बोलता है कि दो मेरे पास। फिर वो लूजेंग के हाथ से उसे खींच लेता है लिस्ट को। वो पढ़ रहा होता है और थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना, तो ये क्या लिखा हुआ तुमने, बाहर निकलो यहाँ से। लूजेंग बोलता है क्यों क्या हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे निकालने जैसा काम, तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं करते? तो जो शॉपकीपर होता है वो अपना हाथ उस पे फोड़ता है और बोलते है कि क्या ये मटेरियल्स, ये जो मटेरियल है 4 स्टार रूइंस को बनाने के लिए होते हैं, ये ऐसी चीजें नहीं है जो कोई भी एवरेज रूइन मास्टर बना सकता है और यूज कर सकता है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई बुद्धू इंसान हूँ, पागल इंसान हूँ, तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते। लूजेंग बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम मुझे ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं मांग रहा हूँ मुझे तुम दे क्यों नहीं देते? तो वो जो शॉपकीपर बोलता है आज नहीं दूंगा मैं तुम्हें। लूजेंग सोच रहा होता है उसकी तरफ देख के, और जो शॉपकीपर होता है वो एक स्टोन की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरे पास आगे बड़ा ज्यादा ट्रबल है। तो जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि लूजेंग मुझे पता है कि तुम इन चीजों को कैसे ले सकते हो। तो लूजेंग बोलता है कैसे बताओ मुझे। तो ड्रैगन बोलता है जैसे कि तुम देख सकते हो इसके हाथ में एक जेड है, ये जो एक जेड है एंटीक फिनिक्स क्लैन से है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो एंटीक फिनिक्स क्लैन ने खुद लिखे हुए हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो एंशिएंट फिनिक्स क्लैन के लिखे हुए हैं। और ये मैं गैस कर सकता हूँ कि इसको मुश्किल हो रही है इन कैरेक्टर्स को याद करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए, और मुझे इन कैरेक्टर्स के बारे में पता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर तुम इसकी हेल्प करोगे इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए तो मुझे लगता है ये अपने माइंड को चेंज कर लेगा और तुम्हें ये आइटम्स दे देगा। तो लूजेंग बोलते हैं बड़ा अच्छा आइडिया है। फिर लूजेंग बोलता है कि ऑफर करने पड़ेंगे सैक्रिफाइसेस स्काई फायर के साथ लैंड ऑफ लोटस लीव्स में, ताकि तुम एंश्योर कर सकते हो प्रोस्पेरिटी को, वो भी धर्मा की। लूजेंग ये बोल के शॉपकीपर की तरफ देखता है। शॉपकीपर सोच रहा होता है अब ये क्या बोल रहा है।
फिर शॉपकीपर हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, इसने क्या बोला अभी, ये ऐसा तो नहीं जो एंटीक जेड में लिखा हुआ ये इसकी बात कर रहा है। फिर वो लूजेंग की तरफ देख रहा होता है, लूजेंग और उसका आई कांटेक्ट होता है, वो दोनों बोल नहीं रहे होते हैं कुछ। फिर वो शॉपकीपर का पूरा बिहेवियर चेंज होता है और वो बोल रहा होता है कि तुमने इतना तो बोल दे, तुम लास्ट पार्ट भी बोल सकते हो यंग मास्टर। तो लूजेंग बोलता है कि तुम मुझे चीजें नहीं बेच रहे, वैसे भी तो मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ। तो जो शॉपकीपर वो बोलता है हीरो तुम ऐसे मत चले जाओ प्लीज, तुम यहाँ पे आ क्यों नहीं जाते मेरे स्टोर में वापस, चलो बैठते हैं और अच्छी बात करते हैं। फिर लूजेंग हंसता है, फिर लूजेंग बैठ जाता है शॉपकीपर के साथ एक टेबल पे। शॉपकीपर ने उसे चाय ऑफर की होती है, वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा गुस्सा था तुमसे और तुमसे अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था यंग हीरो, मुझे मीनिंग चाहिए था उन कैरेक्टर्स का जो कि जेड के ऊपर लिखे हुए थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो जो बाकी का बचा हुआ था प्लीज। लूजेंग बोलता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है पर एक कंडीशन है मेरी तरफ से। तो शॉपकीपर बोलता है कंडीशन, कैसी कंडीशन। लूजेंग अपने फिंगर्स को जोड़ता है और बोलता है मुझे डिस्काउंट चाहिए, जो भी मैं खरीदूंगा 30% डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से। शॉपकीपर हैरान होकर बोलता है 30%, वो सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ही है, पर फिर वो अपने जेड की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है। वो सोचता है कि मरने दो, ऐसे भी मैं पैसे को द्वारा किसी भी हिसाब से कमा सकता हूँ। वो अपने जेड स्लिप को आगे करता है और बोलता है कि मुझे लास्ट के पार्ट को बता दो क्या है इसका मतलब। फिर लूजेंग उसे बता देता है। तो शॉपकीपर बोलता है कि यंग हीरो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने ये कैरेक्टर्स कहाँ से लर्न किए हैं एंशिएंट फिनिक्स क्लैन के। जितना मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी जो लिविंग डिसेंडेंट है उस क्लैन का वो जिंदा नहीं है इस वर्ल्ड में। लूजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, अगर तुम किसी और तरह के कैरेक्टर्स को भी जानना चाहते हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो। तो वो जो होता है शॉपकीपर वो बोलता है ये बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। ड्रैगन बोलता है ओए क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये ऐसी बात नहीं कि मुझे सब तरह के कैरेक्टर समझ आते हैं। लूजेंग बोलता है शांत हो जाओ, हम समझ लेंगे बाद में। फिर वो लूजेंग को ब्रश दिखाता है और बोलता है ये लास्ट थिंग है, तुम किस तरह के इंक ब्रश को लेना चाहते हो। फिर लूजेंग ब्रशेस की तरफ देख रहा होता है। तो जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि ये मेटालिक होना चाहिए, तो इसके लिए हेमाटाइट आयरन जो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। फिर लूजेंग एक मेटालिक पेन को उठा लेता है और बोलता है कि सुनो मैं इस मेटालिक वन को लेना चाहता हूँ। तो जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि जो एक्सपीरियंस रूइन मास्टर होते हैं वही इसे चला सकते हैं, पर चलो ठीक है। वो बोलता है कि तुम्हारे 800 जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स होंगे मीडियम क्वालिटी के, तो तुम्हारा 30% कैंसिल करे तो 560 बनेंगे डिस्काउंट को काट के। लूजेंग सोच रहा होता है ये तो अभी भी एक्सपेंसिव है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लूजेंग उस शॉपकीपर से सारे रूइंस के मटेरियल्स को खरीद लेता है और चैप्टर नंबर 75 की स्टार्टिंग होती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है लाइब्रेरी में, वहाँ पे लूजेंग खड़ा होता है पेन को लेके और उसके सामने पेपर्स होते हैं। लूजेंग अपने पेन को इंक में डिप करता है और ड्रॉ करने स्टार्ट कर देता है। वो एक लाइन को ड्रॉ करता है तो ड्रैगन बोलता है नहीं हो पागल, ऐसे नहीं ड्रॉ करना तुम्हें। तो लूजेंग बोलता है कि तुम खुद क्यों नहीं करते इसे। तो ड्रैगन बोलता है मैं वो भी 1 स्टार गोल्ड लाइन को ड्रॉ करूं, तुम पागल हो क्या, इतना गिरा हुआ काम करा रहे हो मेरे से तुम। ये तो ऐसा हो जाएगा फिर कि तुम बेस्ट शेफ को बोलोगे कि सिंपल सा कोई खाना बना दे। तो लूजेंग बोलता है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें बैठ के मुझे देखना पड़ेगा बार बार ट्राई करते हुए। तो ड्रैगन बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। फिर ड्रैगन लूजेंग के शरीर से बाहर आ जाता है। लूजेंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ड्रैगन बोलता है ये छोटा सा पोर्शन है मेरी स्पिरिट का, तुम इसे यूज कर सकते हो ड्रॉ करने के लिए रूइंस को। फिर वो छोटी सी ड्रैगन की स्पिरिट होती है वो उस पेन से लिपट जाती है और वो पेन उड़ने लपटता है और ड्रैगन बोलता है कि अब मेरी स्पिरिट इन्फ्यूज हो गई इंक ब्रश से, तो तुम ट्राई कर सकते हो। फिर लूजेंग दोबारा डिप करता है इंक में अपने पेन को और ड्रॉ करने स्टार्ट कर देता है और जो उसने लाइन ड्रॉ की होती है वो ग्रीन कलर से शाइन कर रही होती है और उसने एक परफेक्ट गोल्ड लाइन ड्रॉ की होती है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है अब कि तुमने इतनी अच्छी ड्रॉ की हुई है। तो लूजेंग बोलता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को अच्छा ही लगेगा। तो ड्रैगन बोलते हैं कि अगर मैं सच बताऊं तो तुमने बड़ा ज्यादा अच्छा काम किया है, ये जो लाइन तुमने ड्रॉ की है इसको एक एक्सपीरियंस रूइन मास्टर को ड्रॉ करने के लिए भी महीने या फिर आधा साल लग जाता। फिर लूजेंग और पेपर गिरा देते डेस्क पे और बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ और बनाता हूँ। फिर लूजेंग एक गोल्ड लाइन को ड्रॉ करता है और जो ड्रैगन होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो परफेक्ट ब्रश वर्क था। तो लूजेंग बोलता है अब ये परफेक्ट ब्रश वर्क क्या है। तो ड्रैगन बोलता है कि जब तुम किसी चीज को उसकी फुल एबिलिटीज तक यूज करोगे तो उसे परफेक्ट काम बोला जाता है। जैसे जो मटेरियल्स तुम यूज कर रहे हो अगर तुम उसको फुल्ली यूज करोगे तो उसे हम परफेक्ट काम बोलेंगे। ये सिमिलर है जैसे कंप्लीट स्वॉर्ड होती है। बहुत ज्यादा स्वॉर्डमैन चाहते हैं कि वो कंप्लीट स्वॉर्ड को अचीव कर पाए पर वो फेल हो जाते हैं बड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी। ड्रैगन सोच रहा होता है कि बच्चा तो कुछ ज्यादा तेज है, इसकी जो स्पीड है ये तो बड़ी ज्यादा डरावनी है, ये परफेक्ट ब्रश वर्क को इतनी जल्दी मास्टर कैसे कर सकता है। इसने तो 1 स्टार गोल्ड लाइन ऑफ मेडिटेशन इतनी जल्दी याद कर ली और बना रहा है ये। मैं यही सोच सकता
सकता हूँ कि इसके पास बड़ा ज्यादा अच्छा टैलेंट है रूइंस को बनाने के लिए। लूजेंग ने वो जो गोल्ड लाइन ऑफ मेडिटेशन ड्रॉ की होती है, लूजेंग पूछता है कि मैं इसे यूज कैसे कर सकता हूँ। तो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि जो रूइंस होते हैं उनको हम फैंटम अरे के साथ यूज करते हैं, पर तुम्हें वो करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिंपली अपने जेन्युइन एनर्जी को यूज करके इसे एक्टिवेट कर सकते हो। लूजेंग बोलता है अच्छा। फिर लूजेंग उस रूइन को ले जाता है और जो बिल्डिंग होती है उसकी दीवार पे लगा देता है और अपनी जेन्युइन एनर्जी को उससे पास करता है। जैसे वो अपनी जेन्युइन एनर्जी को उस रूइन पे लगाता है तो जो इफेक्ट होता है उस रूइन का वो रिलीज हो जाता है पूरे कमरे में। लूजेंग बोल रहा होता है कि मेरे को तो बड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं पूरा रिफ्रेश फील कर रहा हूँ और जो भी मेरी थकान थी वो गायब हो गई है। क्या ये 1 स्टार गोल्ड लाइन ऑफ मेडिटेशन का काम है? ये तो बड़ा ज्यादा अच्छा है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं हैरान हूँ, ये कितना ज्यादा महंगा बिकेगा। मैं शॉपकीपर को पूछूंगा कल उस शॉप वाले को। तो फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे रेफरी अनाउंस कर देता है कि लूजेंग जीतता है मूरान के अगेंस्ट में। बेल वो फाइट कर रहा होता है अरेना में निंग की वजह से। जो रेफरी होता है बोलता है कि लूजेंग ने 3 मैच जीत लिए हैं आज के। तो फिर लूजेंग वहां से भागने लग पड़ता है और बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ हंसते हुए। लूजेंग भागते भागते जा रहा होता है तो उसे निंग भी देख रही होती है। निंग बोल रही होती है कि इसकी क्या प्रॉब्लम, अब ये अब एकदम से रूइंस को क्यों लर्न करना चाहता है, इसे पता होना चाहिए कि इसके पास इतना भी टाइम नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। तो इमोर्टल ऑफ ड्रीम बोलता है माय लॉर्ड, मेरा जो ओपिनियन है उसके हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ, यंग मैन जो होते हैं लूजेंग की तरह उनको नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। मुझे बिलीव है कि इसे अपनी लिमिट्स के बारे में पता है और ये रुक जाएगा जब इसको मुश्किलें आएंगी जिनको ये पार नहीं कर पाएगा। तो डाई बोलती है नहीं, इतना भी टाइम नहीं बचा हुआ, अब लूजेंग को सेलेस्टियल रेलम में जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको जो आर्ट ऑफ रूइंस है उसको रोकना पड़ेगा यहाँ पे। तो इमोर्टल ऑफ ड्रीम बोलता है अच्छा। तो डाई सोच रही होती है कि मेरे को खुद ही करना पड़ेगा, मेरे को लगता है ऐसा। तो डाई एक पेपर को निकालती है और उसे जला देती है और बोलती है कि जोंगरुई मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो इमोर्टल ऑफ ड्रीम बोलता है कि माय लॉर्ड तुम जोंगरुई को क्यों यहाँ पे बुला रहे हो, क्या तुम चाहते हो लूजेंग को रूइंस सिखाना उसके द्वारा? तो जोंगरुई वहाँ पे आ जाता है जो कि एल्डर होता है क्लाउड टेम्पल का और वर्चुअल डिजास्टर एलम में होता है। वो बोलता है कि माय लॉर्ड तुमने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया? निंग बोल रही होती है कि डेवलपमेंट कैसे चल रही है सेक्ट की प्रोटेक्शन एरे की। तो जोंगरुई बोलता है कि जो प्राइस है और सारे मटेरियल्स है वो आगे हैं, अब मैं उसे जल्दी से फिनिश कर दूंगा। तो निंग बोलती है बड़ा ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारी एक हेल्प चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि प्लीज बताओ मुझे क्या चाहते हो आप? निंग बोलती है कि यहाँ पे एक बड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा है जो कि रूइंस को मास्टर करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे थोड़ा सा तंग करो और जिसकी वजह से वो बुरा मान जाए और दोबारा कभी रूइंस की प्रैक्टिस ना करे और रूइंस को लर्न करने के आइडिया को गिव अप कर दे। इमोर्टल ऑफ ड्रीम हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर वो सोचता है कि अब मैं बोल भी कह सकता हूँ। तो जोंगरुई बोलता है ठीक है कि मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है और उसका नाम क्या है और किस लेवल की स्टार रूइंस को वो ड्रॉ कर सकता है। तो निंग बोलती है कि उसका नाम लूजेंग है, तुमने उसका नाम तो सुना ही होगा। अगर इसकी स्किल्स की बात करें हम रूइंस में तो वो अभी सिर्फ बिगिनियर है, अभी अभी उसने स्टार्ट किया लर्न करना। जोंगरुई हंसता है और बोलता है कि अच्छा ये वो बच्चा है जो सभी को चैलेंज करना चाहता है, जितने भी एलीट होल के डिसिपल्स हैं। ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो निंग बोलते है कि वो अभी मार्केट की तरफ जा रहा है, तुम उसे वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। फिर हमें मार्केट प्लेस दिखाया जाता है क्लाउड टेम्पल का। वहाँ पे जोंगरुई हवा में होता है, नीचे की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर ढूंढ रहा होता है लूजेंग को। उसे लूजेंग भागता हुआ दिख जाता है और बोलता है क्या 4th लेयर ऑफ स्काई रेलम, ये पक्का वही होगा। चलो मैं जाता हूँ और इसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता हूँ ताकि वो कभी भी रूइंस को दोबारा टच ना करे अपनी जिंदगी में। लूजेंग उस शॉप में पहुंच जाता है और बोलता है कि हेलो सर मैं दोबारा आ गया यहाँ पे। तो शॉपकीपर बोलता है लो द यंग हीरो, भाई ये मस्के लगा रहा है लूजेंग को गंदे ही। मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ आज, क्या तुम्हें और मटेरियल्स चाहिए? लूजेंग बोलता है आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ। तो फिर पीछे से वो आ जाता है जोंगरुई और बोलता है कि हम काफी दिनों बाद मिले हैं ना शांग, तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? लूजेंग पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है। शॉपकीपर बोलता है कि बड़ा ज्यादा रेयर साइट है जोंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आज? बिजनेस तो थोड़ा ऐसे चला हुआ है पर ये प्लेजर है कि तुम यहाँ पे आए हो। जोंग बोलता है अच्छा ये कौन है इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ? शॉपकीपर बोलता है ये लूजेंग है, ये एक डिसिपल है एलीट होल का क्लाउड टेम्पल से, इसने अभी अभी स्टार्ट किया रूइंस को लर्न करना। फिर शॉपकीपर जोंगरुई को इंट्रोड्यूस करता है लूजेंग को और बोलता है कि लूजेंग ये जो बेस्ट रूइन मास्टर है क्लाउड टेम्पल का, ये सबसे ज्यादा अच्छा इंसान होगा जिससे तुम लर्न करना चाहते हो। अगर रूइंस के बारे में तो कर सकते हो, अगर तुम और जानना चाहते हो रूइंस के बारे में तो तुम इससे पूछ सकते हो। तो लूजेंग बोलते मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं जस्ट फन के लिए अभी अभी ऐसे लर्न कर रहा हूँ रूइंस को। मैं इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ, पर अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ लूंगा बाद में। मैं यही होप करता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे फ्यूचर में। जोंगरुई सोच रहा होता है कि मुझे लॉर्ड ने बोला कि इसे डिस्करेज करना है किसी भी कीमत पे, तो मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन क्यों दूं? जोंगरुई बोल रहा होता है ठीक है, तुम मुझे दिखाते क्यों नहीं तुम्हारे अच्छे वर्क्स को जो तुम अभी अभी कर रहे हो या तुमने अभी अभी बनाया है? लूजेंग बोलते है अच्छा। लूजेंग फिर अपने एक रूइन को उसको दिखाने लगता है और बोलता है ये मेरी गोड। फिर वो रुक जाता है, वेल गोड लाइन तो बोल नहीं सकता। फिर बोलता है नहीं ये जो रूइन है वो मैंने बनाया हुआ है, जिन मटेरियल्स को मैं कल खरीद के लेके गया था
प्लीज देखो इसकी तरफ। उसको देख के जोंगरुई भी हैरान हो जाता है और जो शॉपकीपर होता है वो सोच रहा होता है कि इसने तो कल ही स्टार्ट किया था, ये इतना ज्यादा वेस्ट है मटेरियल्स, इसने सिर्फ 2 स्ट्राइक्स मारी हुई हैं टोटल में, ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है इस पेपर को दिखाने के लिए, वो भी जोंगरुई को जो बेस्ट र्यून मास्टर है। जोंगरुई बोलता है कि ये तो कमाल है, तुमने सिर्फ कल ही स्टार्ट किया और तुमने अभी सक्सेस को पा लिया इतनी जल्दी, मैं बड़ा ज्यादा क्यूरियस हूँ इसके बारे में, मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। जोंगरुई सोच रहा होता है कि जैसे लॉर्ड ने बोला था ये सही है, ये जो इंसान है कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, सक्सेस वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे, ये क्या बकवास है। लूजेंग ने जो अपनी रूइन रखी होती है उस टेबल पे, जोंगरुई वहाँ पे आ जाता है और बोलता है चलो मैं इसके ऊपर देखता हूँ और ये क्या चीज है। वो उस रूइन को देख के हंस देता है, बोलता है बच्चे जो रूइंस होते हैं वो अरे होते हैं पर वो छोटे स्केल में होते हैं, मतलब छोटी जगह पे बनाए जाते हैं। अगर रूइंस को तुम चलाना चाहते हो तो जो लाइंस होती हैं इसकी तुम्हें इसको एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, पर जो 1 स्टार रूइन होता है उसे ड्रॉ करना बड़ा ज्यादा आसान होता है, पर जो ये तुमने मेरे सामने रखा है ये तो बिल्कुल ही बकवास है। वो फिर टैप कर रहा होता है उसके ऊपर, वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि तुम छोड़ दो इसको करना, ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो ये काम। तो लूजेंग बोलता है मिस्टर शांग कोई दूसरा ओपिनियन है क्या आपका, आप देखो ला इसकी तरफ जरा सा और बताओ मुझे। शॉपकीपर बोलता है कि अब मेरे ओपिनियन की क्या वैल्यू रह गई, जो मिस्टर जोंग है उसने तो पहले क्लियर कर दिया है। तो लूजेंग बोलता तो क्या गलत है। जोंगरुई स्माइल करता है, लूजेंग सोच रहा होता है कि ड्रैगन ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलती की है। तो ड्रैगन बोलता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो क्या, तुम इनकी क्यों चिंता कर रहे हो, ये जो भी बोल रहे हैं इनको बोलने दो, ये तो पागल है यहाँ छोटी सी जगह के, चल इस प्लेस को लीव कर जाओ, तुम छोड़ो इनको मरने दो। लूजेंग उसे उठा के चल पड़ता है। तो जोंगरुई बोलता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, जो तुमने ये बनाया कचरा इसे फेंक दो, तुम्हें अपने मार्शल आर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। लूजेंग बोलता मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। तो जोंगरुई बोलता है क्या। लूजेंग बोलता कि तुमने तो मेरे अभी रूइन को एक्टिवेट भी नहीं किया है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये बुरा है। सो गाइस आप इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर दोगे और 500 कमेंट्स कर दोगे तो मैं 3 वीडियो डाला करूंगा डेली। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जोंगरुई जो होता है वो लूजेंग को डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा होता है। लूजेंग वहां से चल पड़ता है और बोलता है कि तुमने तो अभी तक मेरे रूइन को एक्टिवेट भी नहीं किया, तुम कैसे बोल सकते हो कि ये बेकार है। चैप्टर नंबर 76 की स्टार्टिंग होती है। जोंगरुई और जो शॉपकीपर होता है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जोंगरुई बोलते जो भी तुमने कैजुअली जो लाइनें खींची हुई हैं वो एक्टिवेट नहीं हो सकती हैं, ये घटिया सा गंदा सा दिखने वाला काम तुम्हें लगता है कि एक्टिवेट होगा कभी। तो लूजेंग सोच रहे होते हैं नहीं पता सच्ची में गॉड लाइन्स के बारे में। फिर लूजेंग अपने जेन्युइन एनर्जी को उसमें डाल देता है और जो रूइन होता है वो अपने इफेक्ट को दिखाता है। जो रूइन की वजह से जो ओरा होता है और इन्वायरमेंट होता है उस पूरे रूम में वो चेंज होने लग पड़ता है। जो शॉपकीपर होता है और जोंगरुई होता है वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जोंगरुई सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये तो परफेक्ट ब्रश वर्क है जैसे कि लेजेंड्स में डिस्क्राइब किया गया था, ये तो पहली बार है मैंने इसे अपनी पूरी जिंदगी में देखा है। मैंने इसके बारे में सर्च करते हुए अपनी आधी जिंदगी खत्म कर दी और इसे पूरे एंटायर मिडिल डोमेन में ढूंढा, पर ऐसा था कि इसे किसी ने भी मास्टर नहीं किया था। मैंने बस यही सुना था कि जो रूइन मास्टर है जिसका नाम है फेंग गुआन यू, उसी ने एक बार इसे कॉम्प्रिहेंड किया था। वो एक जीनियस था और उसे रूइन प्रिंस भी बोला जाता था, और जो उसका बेस्ट वर्क था वो प्रोटेक्टिंग अरे था, और वो भी जूलिंग सेक्ट का है इस टाइम पे। और उस प्रोटेक्टिंग अरे की वजह से जो जूलिंग सेक्ट है वो बड़ा ज्यादा डिजास्टर से बच पाया और एक सेपिन सेक्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया और अकेला ऐसा वुपिन सेक्ट बन गया जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मिडिल डोमेन में। जोंगरुई बोलता है मेरे भगवान ये रूइन किसने बनाया है। लूजेंग बोलता है कि जैसा मैंने तुम्हें बोला है पहले ये मैंने बनाया है। जोंगरुई चुप हो जाता है और बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम्हारी बातों में। लूजेंग बिल्कुल उसे बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि ठीक है तुम जैसा समझते हो वैसा समझो, अब तुम जैसा मर्जी कर सकते, चाहे तुम मेरे रूइन को अच्छा बोलो या ना बोलो। फिर वो मिस्टर शांग को आवाज डालता है। लूजेंग बोलता है कि मिस्टर शांग तुम मेरे रूइन को खरीदना चाहते हो क्या। तो शॉपकीपर बोलता है कि खरीदना चाहते हो, रुको 2 मिनट, तुम इसे सेल नहीं कर सकते ऐसे ही। लूजेंग बोलता है कि मैं क्यों नहीं सेल कर सकता इसे। जोंगरुई बोलता है कि नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं सेल करते थे इसे, अगर तुम किसी को सेल करना चाहते हो तो मुझे सेल करो। जो मिस्टर शांग होता है वो बोलता है कि तुम ये बड़ा बदतमीजी कर रहे हो मिस्टर जोंग, लूजेंग मेरे लिए आए थे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तुम अब मेरे कस्टमर को कैसे स्टील कर सकते हो। जोंगरुई बोलता है कि तो क्या हुआ इसमें, ये जो क्लाउड टेम्पल को बिलोंग करता है और मैं भी क्लाउड टेम्पल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कभी भी बिजनेस कर सकता हूँ किसी के भी साथ किसी भी टाइम पे। तो शांग बोलता है कि ये मेरी जगह है। तो जोंगरुई बोलता है कि मैं ये केयर नहीं करता हूँ, मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आपस में बहस रहे होते हैं। तो लूजेंग बोलता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो आपस में, मेरे पास एक आइडिया है, जो भी सबसे ज्यादा प्राइस पे करेगा इस रूइन के लिए ये रूइन उसका हो जाएगा। फिर जोंगरुई जो मिस्टर शांग
होता है वो एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़ते हैं और बिडिंग को स्टार्ट करते हैं। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि बिडिंग ये तो बड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया है, मैं इस शॉप का ओनर हूँ तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जोंगरू भी बोलते कि मेरे भी कोई इंटेंशन नहीं है हारने के। तो जोंगरू भी बोलते कि ये तो बताओ कि तुम कितने पे सेल करना चाहते हो इसे। लुजेंग बोलते कि कंसिडर करूं तो मैंने जितना पे किया हुआ है कल सामान को खरीदने के लिए तो ये 10,000 लो क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स के बराबर होगा। तो मैं इसे डबल करता हूँ, मेरे को 20,000 जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स चाहिए लो क्वालिटी के। इसे देख के जोंगरू हैरान हो जाता है और शॉपकीपर भी हैरान हो जाता है। शॉपकीपर सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा सस्ते में बेचने लगा था इसे, जो कॉमन रूइंस होते हैं वो भी इससे ज्यादा महंगे होते हैं। अगर जोंगरू यहाँ पे नहीं आया होता तो मुझे इतने ज्यादा सस्ते में मिल जाता, पर अब मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। और चलो मैं थोड़ा ज्यादा प्राइस बोलता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं 500,000 लो क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को बोलता हूँ। तो जोंगरू भी बोलता है कि मैं 10 लाख लो क्वालिटी ऑफ जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को बोलता हूँ। इसके लिए मैं 1 टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन को यूज करूंगा। 1 टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन जो होता है वो 10 लाख लो क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स के बराबर होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो एक टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन होता है वो मिलियन ऑफ स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोल्ड लाइन इतनी ज्यादा महंगी बिकेगी। वो फिर हंस रहा होता है मन ही मन में। जोंगरू बोलता है कि मैं टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को ऑफर करता हूँ, वो भी 4। तो शॉपकीपर बोलता है 5। तो जोंगरू बोलता है मैं 10 को ऑफर करता हूँ। तो शॉपकीपर हैरान हो जाता है, रुक जाता है। वो बोलता है मैं क्विट करता हूँ, अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करते रहा तो मैं मनी को लूज कर दूंगा। शॉपकीपर सोच रहा होता है कि वो पर्सन अलाइव होगा जिसने ये बनाया है, क्योंकि ये अभी एक्टिवेट हो सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सस्ते में मिल जाएगा। और जो 5 स्टोन्स है वो मेरी लिमिट अभी के लिए। लुजेंग बोलता है ठीक है, 10 टॉप क्वालिटी एनर्जी स्टोन्स के लिए तुम्हें मैं ये देता हूँ। जोंगरू इसे पकड़ लेता है अपने हाथों में और हंस रहा होता है। वो बोल रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस परफेक्ट ब्रश वर्क को खरीद पाऊंगा, मैं आज बड़ा ज्यादा लकी हूँ। जोंगरू सोच रहा होता है रुको एक मिनट, मेरा मिशन क्या था? वेल भाई तेरा मिशन था लुजेंग को डिस्टर्ब करना, तू खुद डिस्टर्ब हो गया दिमाग से। निंग सोच रही होती है कि मैं हैरान हूँ कि वो मिशन कैसा चल रहा है जो मैंने जोंगरू को दिया हुआ है। शॉपकीपर बोलता है कि लुजेंग तुमने गोल्ड लाइन कहाँ से ली, मुझे बताओ। लुजेंग बोलता है मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें, मैंने इसे खुद ड्रॉ किया है। जो मैंने तुमसे मटेरियल्स खरीदे थे कल, तुम भूल गए क्या? मैंने उन्हें इसे बनाया ये। शॉपकीपर सोच रहा होता है कि ये मेरे को लगता है उस इंसान के बारे में नहीं बताना चाहता जिसने इसको ड्रॉ किया है। ये हो ही नहीं सकता कि इसने ड्रॉ किया ये परफेक्ट ब्रश वर्क। वो शॉपकीपर बोलता है अगर तुम उस रूइन मास्टर को जानते हो तो प्लीज उसे इंट्रोड्यूस कर दो मेरे को, क्योंकि मैं बड़ा ज्यादा रूइंस को बाय करना चाहता हूँ उससे। तो लुजेंग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 7 और है। शॉपकीपर हंस रहा होता है और बोलता है कि मुझे पता था और भी होंगे, शुक्र है मैंने बिडिंग को रोक दिया था बीच में ही। चलो तुम इन सभी को मेरे को बेच सकते हो। जो प्राइस मैं ऑफर करता हूँ वो 5 टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स है। क्या तुम इन्हें बेचना चाहते हो मुझे? और क्या तुम और भी कम प्राइस कर सकते हो फ्यूचर में अगर मैं खरीदना चाहूँ तो? लुजेंग बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोंगरू को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा होता है। जोंगरू बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बड़ा ज्यादा अनफेयर है। तुमने 1 रूइन मेरे को 10 स्टोन से बेचा था और अब तुम 7 रूइन इसको सिर्फ 5 स्टोन से बेच रहे हो। लुजेंग बोलता है कि तुमने जो प्राइस खुद ऑफर किया मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तो शॉपकीपर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। जोंगरू गुस्से से सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे इसको तंग करने के लिए और डिस्करेज करने के लिए आया था, पर यहाँ पे उल्टा ये मेरे साथ हो गया। मुझे अपने गुस्से को यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर वो पेन और पेपर को निकाल देता है और बोलता है कि बच्चे अगर तुमने खुद ड्रॉ किया है तो मुझे प्रूव करके बताओ। लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि अगर तुम इसे प्रूव नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम अपने कस्टमर्स से चीटिंग कर रहे हो और मैं अपने सारे टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को तुमसे ले लूंगा। लुजेंग स्माइल करता है और बोलता है सच्ची? फिर वो अपने हाथ को बाहर निकालता है और बोलता है कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो तुम क्या करोगे? जोंगरू सोच रहा होता है और बोलता है अगर ऐसा केस होगा तो मैं तुम्हारा डिसिबल बन जाऊंगा। लुजेंग बोलता मैं इस सिर दर्द को नहीं ले सकता अपने सर पे अभी कि तुम एक एल्डर और तुम मेरे डिसिबल बन जाओ। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। फिर लुजेंग हंसता है। जोंगरू बोलता है क्या? लुजेंग उस पेन को उठाता है और बोलता है कि अगर मैं प्रूव कर पाया तो मैं तुम्हारे इस इंक ब्रश को ले लूंगा। जोंगरू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है जो मेरा इंक ब्रश है वो 1000 एयर फायर क्लाउड बैम्बू से बना हुआ है और इसकी जो टिप है वो बड़ी ज्यादा स्टेबल है और वो ऐसे नहीं हिलती है जब मैं कुछ लिखता हूँ तो। और ये बड़ा ज्यादा जरूरी होता है जब मेरे को कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल लिखनी होती है, जैसे कि 1000 ऑफ स्ट्रोक्स लिखनी होती है सेक्ट के प्रोटेक्टिंग अरे को बनाने के लिए। अगर मैं इसे इसको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? लुजेंग बोलता है कि ठीक है अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो मेरे पास और भी काम है करने के लिए, तो चलो मैं चलता हूँ यहाँ से। जोंगरू बोलता है कि रुको, अगर तुम मुझे सच्ची में परफेक्ट ब्रश वर्क दिखाओगे तो इंक ब्रश तुम्हारा होगा। लुजेंग बोलता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना है, ठीक है?
फिर जोंगरू इंक निकाल लेता है और बोलता है कि ये जो इंक है ये 3 स्टार सनफायर रूइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज होती हैं और जो कि मोस्ट कॉमन रूइंस हैं, तुम ट्राई कर सकते हो। लुजेंग अपने हाथ को हिलाता है और बोलता है कि मैं एक्चुअली फेमिलियर नहीं हूँ जिस रूइंस को तुम मुझे ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हो। मैंने अभी अभी रूइंस को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, तो मैं 1 स्टार रूइंस के अलावा और कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता। जोंगरू सोच रहा होता है कि जो बिगिनर होता है वो अपने पेन को भी अच्छी तरह से नहीं पकड़ सकता है, ये कैसे परफेक्ट ब्रश वर्क को ड्रॉ कर सकता है, ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है। लुजेंग अपने इंक ब्रश को इंक में डिप करता है और गोल्ड लाइन को ड्रॉ कर लेता है। शॉपकीपर और जोंगरू साथ में चलाते हैं और बोलते हैं तो परफेक्ट ब्रश वर्क है। लुजेंग हंसता और बोलता है ये इंक ब्रश अब मेरा हुआ, अब मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है बाय सर। शॉपकीपर सोच रहा होता है कि इस बच्चे का टैलेंट तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है, हम जो कमर्शियल अलायंस के हैं हमें किसी भी कीमत पे इसे अपनी साइड पे लाना पड़ेगा, मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन मेन ऑफिस में भेजनी पड़ेगी। जोंगरू भी सोच रहा होता है हे मेरे भगवान, मुझे इसे लॉर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा जल्दी जाके। फिर हमें निंग दिखाई देती है जो कि कल्टीवेट कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि मैं फाइनल स्टेज ऑफ गोल्डलैंड स्टेट पे पहुंचने वाली हूँ। तो उसके कान पे एक मैसेज मार्क आके बर्न हो जाता है। वो सोच रही होती है कि क्या कोई इमरजेंसी है क्या, और अभी क्यों जब मैं कल्टीवेट कर रही थी। तो वो बोलती अंदर आ जाओ। तो जोंगरू वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आ जाता और माय लॉर्ड मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो बड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा होता है। तो निंग बोलते है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो, कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। तो जोंगरू चुप हो जाता है और बोलते नहीं अभी नहीं किया मैंने। तो वो बोलते कि तो क्या तुम रिपोर्ट करना चाहते हो यहाँ पे, और ऊपर से तुम कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जोंगरू बोलते कि जो लुजेंग है वो बड़ा ज्यादा रेयर टैलेंट है, वो बड़ा ज्यादा अच्छा रूइंस को ड्रॉ करता है, मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि हम उसे रोकेंगे ताकि वो रूइंस लर्न ना करे। एक दिन मुझे लगता है कि वो लेजेंडरी रूइन प्रिंस को भी सरपास कर लेगा और उसकी अचीवमेंट सबसे ज्यादा टॉप पे होंगी। वो भी सिर्फ बिगिनर ही है पर उसने परफेक्ट ब्रश वर्क को मास्टर कर लिया है और उसकी जो लाइन है वो बड़ी ज्यादा यूनिक है और डिफरेंट है पूरे सदर्न और नॉर्दर्न सेक्ट से। निंग बोलते मेरे से मजाक कर रहे हो तुम, ये क्या पागलपन है। सो गाइस चैप्टर नंबर, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग अपने रूइन से शॉपकीपर और जोंगरू दोनों को हैरान कर देता है। जोंगरू दौड़ के निंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि लुजेंग बड़ा कमाल का है। तो निंग बोलती है क्या तुम बकवास कर रहे हो मेरे सामने और झूठ बोल रहे हो। तो चैप्टर नंबर 77 की स्टार्टिंग होती है। जोंगरू बोल रहा था नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो निंग उसकी साइड आइस का अटैक करती है, वो डॉज कर लेता है। निंग बोलती है कि तुम ऐसे कुछ भी बोल रहे हो मेरे सामने ताकि तुम छिपाना चाहते हो कि तुम ये मिशन को नहीं कर पाए हो। तो जोंगरू बोलते है नहीं मैं कुछ भी नहीं खुद से बना रहा हूँ, ये सच है जो मैंने अभी बोला है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसके काम को देखो जो उसने बनाया है। फिर वो लुजेंग के रूइन को उसके पास देता है निंग के हाथ में और निंग भी उसके असर से हैरान हो जाती है जो कि रूइन कर रहा होता है। निंग बोल रही होती क्या ये सच्ची इसने बनाया है। तो जोंगरू बोलता है हाँ मैं ये भी सोचता हूँ कि ये कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएगा सेक्ट के प्रोटेक्टिंग एरे को बनाने के लिए, ये अच्छा नहीं है इसको डिस्करेज करना इस टाइम पे। अभी निंग उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है रूइन की तरफ और बोलते है ठीक है मैं समझ गई हूँ अब तुम जा सकते हो। निंग सोच रही होती है कि चलो मैं अभी के लिए इस बच्चे को अकेला छोड़ती हूँ, देखती हूँ मैं ये क्या कर सकता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अच्छा होता है जब तुम फ्रीली कल्टीवेट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। मैं अभी भी कोई भी मैच नहीं हूँ पीपल्स का जो कि मेरे से हायर एलम में है, और जो मेरे से नीचे वाले लेवल के हैं वो मेरे से छिप रहे हैं। और डाई ने भी एक खतरनाक ट्रायल रोक दी है जिसमें मेरे को सुबह अरेना में जाके उन सभी से फाइट करनी पड़ती थी। लुजेंग वो सोचता है कि हाँ ड्रैगन ने बोला था कि एक 4 स्टार गोल्ड लाइन है जिसका नाम होता है साउल ब्रेथ, वो कल्टीवेशन की यूजर की एफिशिएंसी को डबल कर सकता है। मैं उन मटेरियल्स को भी बाय करता हूँ और देखता हूँ कि मैं उन्हें ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं। मिस्टर शांग ने बोला था पिछले दिन कि जो मटेरियल है 4 स्टार गोल्ड लाइन्स के लिए वो कम में मिलते हैं सप्लाई में, और उसने मुझे ये भी बोला था कि अगर तुम खरीदना चाहते हो उसे तो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस में जाओ। फिर लुजेंग विंड का इस्तेमाल करता है और उड़ने लग पड़ता है। वो बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा ग्रेट है, मैं इस विंड को यूज कर सकता हूँ फ्लाई करने के लिए और अपने रूइन की हेल्प के साथ और अपनी गोल्ड लाइन की हेल्प के साथ जो कि 1 स्टार गोल्ड लाइन थी विंड फेदर जो मैंने रिसेंटली ड्रॉ की थी। लुजेंग उड़ के पहुंच जाता है वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस में। वहाँ पे वो आगे बढ़ते तो वहाँ पे उसे गार्ड्स रोकते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ, ये ब्रांच है वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस की, जो भी मेंबर नहीं है अलायंस के वो एंटर नहीं कर सकते हैं, और तुम तो एक बच्चे हो स्काई रेलम के, तुम कहाँ ऐसे एंटर करते जा रहे हो और यहाँ से चल पड़ो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लुजेंग फिर इन्विटेशन लेटर को दिखाता है और बोलता है कि ये है इन्विटेशन लेटर वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का, अब तुम्हें दिखाई दिया। तो वहाँ से एक इंसान बाहर आ रहा होता है, लुजेंग भी देख रहा होता है इसके। वो बोलता है हंसते हुए कि लुजेंग तुम्हारा बड़ा ज्यादा शुक्रिया आने के लिए, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था दरवाजे के ऊपर। वेल वो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का हेड ऑफ द ब्रांच होता है क्लाउड टेम्पल में जिसका नाम होता है मोली जांग। जो गार्ड्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये कौन है जिसके लिए हेड खुद आया हुआ है गेट के ऊपर उसे बुलाने के लिए। लुजेंग बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं मोली जोंग हूँ, प्लीज अंदर आ जाओ यंग हीरो, चलो थोड़ी सी चाय पीते हैं और अच्छी बात करते हैं। जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इस बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि हेड ऑफ द ब्रांच ऑफ वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस से बात कर रहा है
है जो कि क्लाउड सी सिटी में है। तो एक गार्ड बोल रहा होता है कि इसको इतनी अच्छी तरह से हेड ट्रीट कर रहा है। तो दूसरा गार्ड बोलता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होता अगर हेड को पता लगता कि हमने इसे कैसे ट्रीट किया है। तो लुजंग बैठ जाता है मोलिजांग के साथ एक टेबल पे। मोलिजांग बोल रहा होता है कि क्या तुम क्या खरीदना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। लुजंग बोलता है मेरे पास रूइंस है सेल करने के लिए, पर मैं अभी यहाँ पे मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन को बाय करने के लिए आया हूँ। तो मोलिजांग बोलता है कि हमारी ब्रांच ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल नेम प्लेट बना के रखी है सिर्फ तुम्हारे लिए यंग हीरो। तो हमें एक गोल्डन प्लेट जैसे दिखाई देती है जिसके ऊपर लुजंग का नाम होता है। वो बोलता है कि इसकी वजह से तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा जो भी तुम बाय करोगे हमारे ब्रांचेस से, और हम तुम्हें बड़ा ज्यादा पैसा देंगे तुम्हारे रूइंस के लिए जो तुम हमें बेचोगे, जितना मार्केट प्राइस है उससे भी ज्यादा। लुजंग सोच रहा होता है हंसते हुए कि वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस में तो चीजें बड़ी ज्यादा अच्छी तरह से चल रही हैं, ये बड़े ज्यादा अच्छे इंसान है। तो लुजंग रूइंस को दे देता है उसे और बोलता है कि ये रूइंस है जो मैंने बनाए हैं, ये ऐसे तो 1 स्टार रूइंस ही हैं पर ये 2 स्टार की तरह काम करते हैं अगर इनको एक्टिवेट किया जाता है तो मोलिजंग बोलता है कि सच में बड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये कितनी ज्यादा क्रिएटिव लाइन्स है। वो उसे एक्टिवेट करता है एक रूइन को और सोच रहा होता है कि इसके इफेक्ट तो बड़े ज्यादा अच्छे हैं, मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि ये बड़े ज्यादा अच्छे प्राइस में बिकेगा। फिर वो बोलता है कि लुओ तुम क्या बाय करना चाहते हो वैसे। तो लुजंग बोलता है कि मुझे 2 बोतल ऑफ स्काईडूम स्पिरिट लिक्विड चाहिए, 5000 एयर ओल्ड पर्पल थंडर बैम्बू चाहिए और 1000 एयर डीको जिनसिंग। और फिर लुजंग रुक जाता है बिकॉज जो हेड होता है मोलिजोंग वो बोल रहा होता है कि क्या। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है। मोलिजोंग बोल रहा होता है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता हूँ, पर ये जो तुमने चीजें बोली है बड़ी ज्यादा रेयर है और प्रीशियस है। ऐसे 10 ईयर्स की भी हम सर्चिंग करेंगे तो भी मैं गारंटी नहीं कर सकता कि हमें ये चीजें मिलेंगी। अगर मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम्हें पक्का ही बता दूंगा। तो लुजंग बोलता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर वो बोलता है कि मेरे पास पर्पल थंडर बैम्बू की इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे को अभी रिसेंट रिपोर्ट से मिली है और मेरे पास उसका मैप भी है। लुजंग बोलता है तुम कितना चाहते हो उसके लिए। तो मोलिजंग बोलता है कि इतना भी ज्यादा सीक्रेट नहीं है और ये इतना भी ज्यादा क्या बोलते हैं वर्थ नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें मुझे बड़ा ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ इसे। जो बात है माउंट रुइन है ईस्टर्न डोमेन में जो बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है। मैं तुम्हें ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा वहाँ पे खुद ब खुद जाना, पर तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी थंडर बैम्बू। लुजंग बोलता शुक्रिया आपकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए, पर मुझे खुद ब खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। मैं अपना ध्यान रखूंगा, चलो मैं अब चलता हूँ यहाँ से, गुड बाय। मोलिजंग उसे जाते हुए देख रहा होता है। मोलिजंग सोच रहा होता है कि क्लाउड टेम्पल के पीपल्स क्या सोच रहे हैं, ये कैसे इस रूइन जीनियस को ऐसे छोड़ सकते हैं और अकेले एडवेंचर करने दे सकते हैं। तो फिर हमें ज़ूमू टाउन का सीन दिखाया जाता है वेस्टर्न डोमेन में। लुजंग वहाँ पे पहुंच गया होता है और वो हंसता और बोलता है कि चलो मैं शुक्र है यहाँ पे पहुंच तो गया हूँ। फिर लुजंग एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे कुछ अजीब है। लुजंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है तो वहाँ पे वो मैनेजर की साइड देख रहा होता है और वेटर की साइड देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैनेजर और वेटर क्यों मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ गलत। तो वेटर वहाँ पे आता है और बोलता है हेलो सर, ये यहाँ की स्पेशल डिशेज हैं आज के लिए, क्या तुम इन्हें ट्राई करना चाहते हो। लुजंग बोलता है चलो ठीक है, इन सभी डिशेज की एक एक डिश मेरे लिए ले आओ। तो वेटर बोलता है ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर वो जैसे मुड़ता है वो हंस रहा होता है। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है बड़ी हैरानी से। वो सभी लुजंग की तरफ बड़ा खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि ये सब क्या करना चाहते हैं। चलो कुछ नहीं होता, मैं पहले खाना खा लेता हूँ। लुजंग खा रहा होता है और बोलते हैं तो बड़ा डिलीशियस है। लुजंग के सामने बड़ा खाना होता है, वो खाए जा रहा होता है। तो जो रेस्टोरेंट के मेंबर्स होते हैं वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लुजंग बोलता है कि तुम इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों लग रहे हो। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, वेल मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ डाला हुआ है खाने में। लुजंग बोलता है कि क्या तुम सोच रहे हो कि ये खाना पॉइजन है पर मेरे को क्यों नहीं असर कर रहा। तो इसको सुन के जो वेटर्स होते हैं सारे उस रेस्टोरेंट के वो हैरान हो जाते हैं। जो मैनेजर होते हैं रेस्टोरेंट को वो ऑर्डर देता है कि इसे पकड़ो जाके। तो सभी जो वेटर्स होते हैं वो अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और लुजंग को बांध देते हैं। लुजंग बोलता है कि मैं अभी नहीं छुड़ाना चाहता खुद को, चलो देखता हूँ मैं क्या करना चाहते हैं। वो मैनेजर हंसता है और बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा सरप्राइज था कि पॉइजन तुम्हारे ऊपर असर नहीं किया, तुम्हें पता था फूड पॉइजन था पर तुमने फिर भी कुछ नहीं किया और तुम ऐसे पकड़े गए। ये जो रोप है मैंने जिससे तुम्हें बांधा है बड़ा स्पेशल है, ये किसी की भी जेन्युइन एनर्जी को रोक सकता है। लुजंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो मैनेजर बोलता है कि तुमने बड़ा ज्यादा अच्छा काम किया, हमने एक और पिग को पकड़ लिया आज, तुम जाओ इसे और लेके जाओ नीचे। लुजंग सोच रहा था पिग ये क्या कर रहे हैं, इनका बिजनेस क्या है। मैनेजर बोल रहा था कि तुम्हें पता है अब तुम नर्क में जाने वाले हो, ये तुम्हारा कैसा लुक है मुंह के ऊपर, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर लुजंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है लेफ्ट और राइट में। मैनेजर ऑर्डर करता है कि ले जाओ इसे नीचे। फिर वहाँ पे बड़ा ज्यादा लोग लुजंग की तरफ बांधे होते हैं और वो वहाँ पे ऐसे रखे होते हैं। लुजंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है। लुजंग बोल रहा
होता है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बाकी होते इंसान वो बोल रहे होते कि एक और पिग आ गए यहाँ पे। लुजेंग पीछे देखता है और बोलता है तुम भी मेरे को पिग बोल रहे हो, मैनेजर ने भी मेरे को ऐसे बोला था। इनके इंटेंशंस क्या ऐसा करने के लिए, ये क्या चाहते हैं। तो वो जो इंसान होता है वो हंसता है और बोलता है कि एक और बच्चा इनके ट्रैप में फंस गया है, तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो। लुजेंग बोलता है क्लाउड टेम्पल। तो सभी जो होते हैं इंसान वहाँ पे वो हंसने लग पड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसा आम आदमी एक स्काई रेलम का जो बच्चा है वो क्लाउड टेम्पल का होगा, क्या बकवास कर रहे तुम। लुजेंग बोलते विश्वास करो या ना करो इससे मेरे को क्या है, तुमने मुझे अभी ये बताया नहीं कि हम ये पिग क्यों बोल रहे हैं। तो जो बाकी इंसान होते हैं वो चुप हो जाते हैं और जो पहले वाला इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि हम पिग हैं इसीलिए हमें ये पिग बोल रहे हैं, हम ऐसे पिग हैं जिनको ये मॉन्स्टर्स को खिलाने के लिए यूज करेंगे। अब तुम्हें पता लग गया था, तुम चुप रहो। ऐसे सुन के जो बाकी इंसान होते हैं वो भी थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। लुजेंग बोलते हैं कि मुझे प्लीज समझाओ तो सही एग्जैक्टली क्या मतलब है इस चीज का, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हें सेव कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम हमें सेव कर सकते हो, तुम तो अभी सिर्फ 4th लेयर ऑफ स्काई रेलम में हो, तुम्हारा रेलम तो मेरे से भी छोटा है और नीचे है, मैं तो 7th लेयर में हूँ, तुम हमें कैसे सेव कर सकते हो, तुम तो खुद को सेव नहीं कर सकते तो तुम हमें क्या सेव कर सकते हो। फिर वो हंसता है। तो एक डिस्पल बोलता है कि जो इन है ये इसीलिए सेट किया गया है ताकि ये स्काई रेलम के पीपल को कैच कर सके, यही इनका पर्पस है। जो ये रोप्स है इनमें गोल्ड थ्रेड्स मिक्स की गई हैं और जिसके स्ट्रक्चर की वजह से जेन्युइन एनर्जी सप्रेस होती है तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। तो लुजेंग बोलता है कि ये बेकार सी रस्सी, इसको तुम बोल रहे हो पावरफुल। फिर लुजेंग उसे आसानी से तोड़ देता है। तो जो बाकी होते हैं इंसान वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं इनक्रेडिबल, ये कैसे कर सकता है। तो एक जो मेंबर होता है वो बोल रहा होता है कि इसने तो जेन्युइन एनर्जी को यूज नहीं किया अपनी रस्सी को तोड़ने के लिए। तो दूसरा सोच रहा होता है कि इस बच्चे के पास तो बड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो जो बाकी होते हैं इंसान वो बोल रहे होते हैं कि हमें भी छुड़ाओ बच्चे। लुजेंग बोलते हैं ठीक है शांत हो जाओ, पहले मुझे सारी एग्जैक्ट सिचुएशन बताओ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो एक इंसान बोलता है कि ऐसा बोला जाता है कि पर्पल थंडर बैम्बू जो होगी वो माउंटेन ट्रूइन में अपियर होगी, तुम्हें पता था कि इसके बारे में। तो लुजेंग बोलता हाँ। लुजेंग सोच रहे होते बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, चलो जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वही ये कर रहे हैं और शायद मुझे मिल भी जाए मौका इसे पाने का। तो इंसान कंटिन्यू करता है कि माउंट ट्रूइन जो है वो बड़ा ज्यादा डेंजरस प्लेस है और वहाँ पे बड़ा ज्यादा मॉन्स्टर पाए जाते हैं। तो इसलिए जो मार्शल आर्टिस्ट है यहाँ के लोकल वो हम जैसे लोगों को कैच करते हैं और अगर उन्हें मॉन्स्टर मिले रास्ते में तो उन्हें खिला दे वो। फिर हमें बताया जाता है कि पर्पल थंडर बैम्बू जो होता है वो बड़ा ज्यादा यूनिक होता है और उसको सालों लग जाते हैं ऐसे नीचे धरती में और उसके बाद भी वो फिर उगेंगे तो सिर्फ कुछ ही इंचेस उगेंगे अंडरग्राउंड। पर फिर अगर वो उगना स्टार्ट करेंगे ग्राउंड के ऊपर तो वो ग्राउंड को पहले फाड़ेंगे, फिर वो बड़े ज्यादा मीटर इंक्रीज हो जाएंगे अपनी हाइट में कुछ ही वीक्स में। सो गाइस इसके हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लुजेंग थंडर बैम्बू के लिए सेक्ट के बाहर जाता है उसे लाने के लिए। तो उसे जो कुछ इंसान होते हैं पकड़ लेते हैं। वहाँ पे उसे पता लगता है कि जो वो इंसान है वो लोगों को एज अ पिग यूज कर रहे हैं फीड करने के लिए मॉन्स्टर्स को। तो चैप्टर नंबर 78 की स्टार्टिंग होती है। तो एक इंसान बोल रहा होता है जिसे कैद किया होता है उन्होंने कि जो पर्पल थंडर बैम्बूज होते हैं वो अंडरग्राउंड छुप भी सकते हैं बड़े ज्यादा हजारों सालों तक। और जिस तरह के बैम्बू की मैं अभी बात कर रहा हूँ वो जब ग्रो करते हैं जमीन के बाहर तो वो बड़े ज्यादा मीटर्स ऊपर निकल आते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो थंडर और लाइटनिंग भी दिखती है हमें। और कुछ दिन पहले जो पर्पल लाइटनिंग भी थी वो ड्रैगन की शेप में स्ट्राइक कर रही थी माउंटेन के ऊपर। और जिन भी इंसानों को वो थंडर ड्रैगन दिखा तो उन्होंने यही सोचा कि वहाँ पे एक पर्पल थंडर बैम्बू पक्का ही आ गया और वो 1000 ईयर ओल्ड होगा। और इसी वजह से जो कुछ इविल इंसान है उन्होंने स्टार्ट कर दिया मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ना ताकि वो उन्हें यूज कर सके मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए। अगर उन्हें मॉन्स्टर्स मिलेंगे रास्ते में तो वो हमें हॉस्टेजेस की तरह यूज करेंगे और हमें मॉन्स्टर्स को दे देंगे ताकि मॉन्स्टर्स हमें खाएं और वो साइड से निकल जाएं। लुजेंग बोलता है अच्छा मैं समझ गया हूँ, तुम सभी को जल्दी करनी पड़ेगी, मैं अब सभी को खोल दूंगा। फिर लुजेंग अपने नाइफ से सभी की रस्सियों को खोल देता है और वहां से भागने लग पड़ता है। तो एक जो गार्ड होता है वो देख लेता है सभी को भागते हुए और चिल्ला पड़ता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट थे हमने बांधे हुए वो भाग रहे हैं। फिर जो प्रिजनर होते हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने हमें फाइंड कर लिया, चलो भागते हैं। पर तभी उनके ऊपर एक अटैक आ जाता है जो कि एक स्वॉर्ड होती है बहुत बड़ी और वो उस पूरी बिल्डिंग को कट कर देती है। तो वहां पे हमें कुछ मार्शल आर्टिस्ट दिखाई देते हैं जो कि स्काई में उड़ रहे होते हैं। तो उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये जो पिग्स हैं ये भाग कैसे रहे हैं यहाँ से, तुम्हारे बेकार से इंसान क्या कर रहे हैं लियान यहाँ पे, इनसे ये भी रोक के नहीं जा रहे हैं क्या। तो लियान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। फिर वो तीनों उन इंसानों की तरफ चल पड़ते हैं। एक जो प्रिजनर होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि ये तो मार्शल आर्ट्स है गोड स्टेट में, वेल गोडलैंड स्टेट, जल्दी अलग अलग करके भागते हैं हम।
तो लियान जो होता है वो अपने हाथ से जो होता है एक बड़ा सा हाथ फॉर्म कर लेता है अपनी की से, और एक जो प्रिजनर होता है उसे पूरी तरह से क्रश कर लेता है। बाकी जो प्रिजनर होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो लियान बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भागने की, तुम बस पिग्स हो, तुम वेट करो, मैं तुम्हें मॉन्स्टर्स को पक्का ही खिला दूंगा। तो दूसरा जो होता है इंसान वो बोलता है कि अगर तुम एक भी इंच और ही ले तो तुम भी मारे जाओगे। तो जो प्रिजनर होता है एक वो बोलता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम पक्का यहाँ पे मारे जाएंगे। तो लियान बोलता है कि अब टाइम है, हमने काफी इंसानों को गैदर कर लिया है। तो वो दोबारा पकड़ लेते हैं सभी को और बोलते हैं कि जल्दी चलो, तुम रुक क्यों रहे हो, जल्दी चलो। लूजेंग को भी उन्होंने बांध लिया होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो बड़े ज्यादा पीपल हैं, कि ये सच्ची पर्पल थंडर बैम्बू के पीछे है। एक जो गार्ड होता है वो लूजेंग की रस्सी को कस रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अब कहीं भी भागने की जगह नहीं है। लूजेंग ऊपर की तरफ देखता है मार्शल आर्टिस्ट की तरफ और सोच रहा होता है कि मेरे पास तो कोई भी एस्केप करने का रास्ता नहीं है, अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो इन्हें पता लग जाएगा। तो लियान तो पीछे मुड़ता और बोलता है कि यंग मास्टर तुम भी यहाँ पे आ गए हो। लूजेंग भी देख रहा होता है। वो तीनों उसे ग्रीट करते हैं और बोलते हैं मास्टर। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि अब हमारे पास इनफ पीपल है ना। तो वो मास्टर होता है जू और गोल्डलैंड स्टेट में होता है, और लेटरल स्टेट ऑफ गोल्डलैंड स्टेट होता है, मतलब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे, मतलब एंडिंग पे। इसके बाद वो वर्चुअल डिजास्टर एलम में एंटर कर सकता है। तो जो मेंबर होता है उनमें से एक वो बोलता है कि हमारे पास 1036 पीपल है। तो जू बोलता है कि तुमने बड़ा ज्यादा अच्छा किया है, तुमने इतने ज्यादा लोगों को कैप्चर कर लिया इतने ज्यादा थोड़े टाइम में। मैं पक्का किसी को बोलूंगा ताकि वो तुम्हारी कंट्रीब्यूशन को नोट कर सके और तुम्हें ट्रेजर दे। तो वो इंसान बोलता है शुक्रिया मास्टर। वो चल पड़ते हैं एक जंगल के बीच से। तो वहाँ पे सभी जा रहे होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि अब तो ये कुछ ज्यादा ट्रिकी बन रहा है, कुछ ज्यादा अजीब हो रहा है। यहाँ पे ये जो यंग मैन अभी आया जिनको ये जो गार्ड से मास्टर बोल रहे थे, वो तो गोल्डलैंड स्टेट के बिल्कुल ही एंड पे है। अब मैं कैसे भाग सकता हूँ उसकी आंखों से। तो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि अब हम पहुंच गए हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा माउंटेन होता है। जू बोलता है कि मेरे को पहले जाने दो। फिर वो एक ड्रैगन जैसी सील होती है उसे एक्टिवेट करता है। वो ड्रैगन जैसी सील लाइट अप हो जाती है और उसने बिल्कुल उस माउंटेन के सामने उसे रखा होता है। फिर वो बोलता है कि इस डायरेक्शन में चलो मेरे साथ। तो लूजेंग सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अजीब है, ये तो हमें बेट की तरह यूज करने वाला था, मतलब मॉन्स्टर्स को खिलाने वाला था ताकि वो खुद भाग सके, पर ये हमें रास्ता क्यों दिखा रहा है किसी तरफ को। ड्रैगन हंसता है। लूजेंग बोलता है तुम क्यों अब हंस रहे हो, हम बहुत बड़े ट्रबल में हैं। ड्रैगन बोलता है बड़े ट्रबल में नहीं, ये एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, हमें इसमें बड़ा कुछ मिल सकता है। लूजेंग बोलता है अपॉर्चुनिटी, क्या बोल रहे हो तुम, अच्छे से तो बोलो, क्या बताना चाहते तुम। ड्रैगन बोलता है ये मेरे से रिलेटेड है कुछ, अभी तुम भागने की मत सोचना, ये तुम्हें बेट की तरह यूज नहीं करेंगे, मतलब मॉन्स्टर्स को नहीं खिलाएंगे, इनके पास और ज्यादा डिफरेंट प्लान है। अगर तुम वहां पे अच्छी तरह से पहुंच जाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम बड़े ज्यादा मजे से गोल्डलैंड स्टेट में पहुंच जाओगे। लूजेंग बोलता है सच्ची, बड़े ज्यादा खुशी से, पर इनकी असली इंटेंशंस क्या है। ड्रैगन बोलता है वो तुम्हें अभी पता नहीं लगेगा। वो जो गार्ड्स होते हैं वो उन बीस्ट्स को, जो मॉन्स्टर होते हैं, उन्हें मार रहे होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि ड्रैगन से ही था, ये हमें मॉन्स्टर्स को खिलाने के लिए नहीं लाए हैं यहाँ पे। लूजेंग बोलता है कि इनका रियल प्लान क्या है ड्रैगन, मुझे बता क्यों नहीं देते तुम। ड्रैगन बोलता है आगे देखो। लूजेंग आगे देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसके ऊपर एक ड्रैगन बैठा होता है, वो रोर कर रहा होता है। जो जू होता है वो हंसता है और बोलता है फाइनली। जो लोग सोचते थे कि स्काई में जो थंडर होती है और जो स्काई अलग सा बिहेव करता है वो पर्पल थंडर बैम्बू की वजह से होती है, पर वो एक्चुअली सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की वजह से होता है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे। तो जो गार्ड्स होते हैं उसके वो बोलते हैं कांग्रेचुलेशन मास्टर, अब तुमने फाइनली जो है प्लेटफॉर्म को फाइंड कर लिया है। जू हंस रहा होता है। तो जो ड्रैगन होता है वो रोर करता है बड़ी जोर से, और जो डिस्पल्स होते हैं जो पकड़े हुए होते हैं वो कांप रहे होते हैं बड़े गंदे तरीके से। तो जू ऑर्डर करता है इन्हें नीचे फेंक दो ताकि ये ईगल ड्रैगन का पेट भर सके। तो जो गार्ड होता है बोलता है ठीक है। तो वो एक इंसान को नीचे फेंक देता है, वो चिल्ला रहा होता है। तो जो ईगल ड्रैगन होता है वो उसे खा जाता है और चबा रहा होता है। वेल जो बाकी मेंबर्स होते हैं जो पकड़े होते हैं उन्होंने, वो बड़े ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे हैं तो बड़ा ज्यादा डरावना है, अब हमारा क्या होगा। लूजेंग सोच रहा होता है कि अब तो बता दो, अब तो हम बिल्कुल ही एंड में पहुंच गए हैं, कुछ तो बताओ मैं इस ट्रबल से कैसे बाहर निकलूं। तुम ये तो नहीं देखने वाले हो कि मुझे ये ईगल ड्रैगन कैसे खाएगा और तुम कुछ नहीं करोगे, है ना। ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें बस फोकस करना है उस डोर की तरफ जो कि इस बिल्डिंग का है, बाकी मैं देख लूंगा। तो फिर लूजेंग की बारी होती है। जो गार्ड्स होते हैं वो हंस रहे होते हैं और लूजेंग को धक्का दे देते हैं। लूजेंग उस ईगल ड्रैगन की तरफ गिर रहा होता है। फिर लूजेंग अपनी रोप को तोड़ देता है और बोलता है ड्रैगन। ड्रैगन बड़ी जोर से रोर करता है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सभी हैरान हो जाते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं जो पकड़े होते हैं उन्होंने, वो नीचे गिर जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि कैसी साउंड है। जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने
उन्होंने भी अपने कान बंद कर लिए होते हैं। जो ईगल ड्रैगन होता है वो भी कांप रहा होता है नीचे झुक के। वेल असली ड्रैगन के सामने बच्चा क्या ही करेगा। जू बोल रहा होता है यो ईगल ड्रैगन क्या कर रहे हो तुम, इसे खाते क्यों नहीं। वो वेल ड्रैगन बहुत बुरी तरह से कांप रहा होता है, ऐसे सो ही गया होता है। जू सोच रहा होता है कि इस बच्चे ने क्या किया अभी इतने ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को कैसे रुला दिया। क्या ये ऐसे छुपा हुआ था स्काईरेलम के बंदों के बीच में ताकि ये इस प्लेटफॉर्म के अंदर घुस सके। वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो तुमने इसके अटैक को डोज कर लिया है, पर तुम इस प्लेटफॉर्म के डोर में नहीं एंटर कर सकते हो बिना इस ड्रैगन शेप्ड जेड प्लेट के। लूजेंग नीचे कूद जाता है और वहां पे जो बिल्डिंग होती है उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। लूजेंग एग्जैक्ट डोर के पास पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि डोर क्लोज है, ड्रैगन कुछ करो। ड्रैगन बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक करता हूँ। फिर ड्रैगन अपनी एक छोटी सी स्पिरिट को निकालता है और वो लूजेंग के फोरहेड से निकलती है, उस डोर में चल जाती है, डोर खुल जाता है। जू बड़ा ज्यादा हैरान होता है और जो गार्ड होता है वो बोल रहा होता है कि कैसे इस बंदे ने कैसे खोला इस डोर को। जू बड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है कि जल्दी करो, जल्दी इन पिग्स को नीचे गिराओ। पहले इन इंसानों की कोई इज्जत नहीं है, बेचारों को सूअर से कंपेयर कर रहे हैं। लूजेंग अंदर एंटर करता है और सोच रहा होता है कि इस प्लेस का नाम ये कैसे पड़ा, सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म। ड्रैगन मुझे बता सकते हो क्या। ड्रैगन बोलता है कि तुम आगे जाते जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा और ये अच्छा ही है तुम्हारे लिए। लूजेंग फिर सीढ़ियों को चढ़ने स्टार्ट कर देता है और एक जगह पहुंच जाता है। लूजेंग एक तरफ देख रहा होता है तो वहाँ पे एक ड्रैगन की पिक्चर बनाई होती है। लूजेंग जैसे आगे आगे बढ़ रहा होता है तो लूजेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी जो अराउंड इन्वायरमेंट होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लूजेंग बोल रहा होता है क्या ये इल्यूजन एरे है। ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें इससे आगे जाना है, तुम्हें टॉप पे जाना है वरना तुम बाहर निकाल दिए जाओगे। फिर लूजेंग बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूजेंग आगे बढ़ रहा होता है तो वैसे उस इल्यूजन से जो होता है नीचे का जो मतलब जमीन होती है वो टूटने स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे एप्स आ जाते हैं, बड़े बड़े मंकीज आ जाते हैं लूजेंग के सामने। वो लूजेंग के सामने खड़े होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है ये तो मॉन्स्टर्स है एक्सट्रीम लैंड के। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अटैक कर देता है उनकी तरफ, थ्रोन हिज स्वॉर्ड। वो सभी उन मंकीज को काट के आगे की तरफ जा रहा होता है। जब वो मंकीज मर रहे होते तो उनमें से कुछ एनर्जी टाइप रिलीज हो रही होती है। लूजेंग सोच रहा होता है बड़ा ज्यादा अजीब है, मैं अब इविल स्पिरिट्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ जो कि इनसे निकल रही हैं। इसका मतलब ये इल्यूजन एरे नहीं है, ये पक्का असली दुनिया है। ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं, ये कौन से कोने में आ गया हूँ इसमें दुनिया की। ड्रैगन बोलता है कि ये गोल्ड लाइन एरे है, इसको तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हो, ये बच्चों का खेल नहीं है इसे कॉम्प्रिहेंड करना। तुम्हें बस यही करना है अभी कि इनको मारना और आगे की तरफ जाना है, तुम्हें बस टॉप पे पहुंचना है। फिर लूजेंग मारते मारते आगे पहुंच जाता है। वहाँ पे जो बहुत ज्यादा लाइट बॉल्स होती हैं जो हवा में उड़ रही होती हैं और लूजेंग के आसपास होती हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि मेरे डांटियान इतना फुल क्यों लग रहा है मुझे, और ये है कि छोटी छोटी लाइट्स जैसी। चैप्टर में देखा था लूजेंग सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में एंटर कर जाता है ईगल ड्रैगन को डरा के। वेल वैसे ड्रैगन ने डराया होता है अपने रोर से उसको। तो चैप्टर नंबर 79 की स्टार्टिंग होती है। जो लाइट बॉल्स होती हैं लूजेंग के पास में, लूजेंग उन्हें अब्सॉर्ब करने स्टार्ट कर देता है और वो उसके फोरहेड में जारी होती है। लूजेंग बोलता है क्या चल रहा है ये, मैं तो एक्चुअली 5th लेयर ऑफ स्काईरेलम में पहुंच गया हूँ। वेल वो ब्रोक थ्रू कर गया होता है। ड्रैगन हंसता है और बोलता है कि अब लगा तुम्हें पता बच्चे, ये नेचर लाइट है हमारे ड्रैगन क्लैन की, जो कि बड़ी ज्यादा अच्छी बूस्ट दे सकती है एक मार्शल आर्टिस्ट को जो कि लोअर एलम्स में होते हैं, जैसे तुम्हारी तरह जो होते हैं उनको अच्छी तरह से ग्रोथ मिल जाती है लाइट्स की वजह से। लूजेंग बोलता है लाइट तो बड़ी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो अच्छा जो इंसान था जू, अगर वो एंटर किया होता है यहाँ पे तो वो गोल्डलैंड स्टेट को सरपास कर जाता है ना। तो ड्रैगन बोलता है नहीं हो ये पागल, ये सिर्फ उन्हीं पे काम करता है जो कि गोल्डलैंड स्टेट से नीचे होते हैं, और ऊपर से सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म पे इतनी ज्यादा लाइट नहीं होगी अभी क्योंकि ये अभी अभी निकला है, और ऊपर से तुमने जो लाइट एब्जॉर्ब की है वही थी इसमें जो थी। लूजेंग बोलता है चलो शुक्रिया, मैं आगे मूव करता हूँ। फिर लूजेंग आगे बढ़ता रहता है। वो आगे बढ़ रहे होते तो वो पीछे देखता है क्योंकि वो दरवाजा खुल गया होता है और एक इंसान आ गया। लूजेंग बोलता है नहीं कोई आ गया यहाँ पे, ये पक्का वही मैन होगा। ड्रैगन बोलता है कि तुम शांत रहो, दूसरों के लिए टेंशन मत लो, तुम जो तुम कर रहे हो उस पे फोकस करो। जो गोल्ड लाइन एरे है यहाँ पे वो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे होता है, तो तुम्हें आसान मिलेगा अभी, मतलब जो जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से तुम्हें अरे टेस्ट देगा। जो तुम्हारे पीछे है उसके लिए तो मेरे को लगता है कि बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे तो उसको आगे बढ़ने के लिए ज्यादा मुश्किल होगी। लूजेंग बोल रहा होता है कि अब नेचर लाइट भी मेरी हेल्प नहीं कर सकती लेवल अप करने के लिए, और जो मॉन्स्टर्स हैं गोल्ड लाइन एरे के वो भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। ड्रैगन बोलता है कि बकवास क्यों करते तुम, इतनी शांति से क्यों नहीं करते एक काम, मैंने कब से बोला है तुम्हें कि तुम आंसर फाइंड कर लोगे अगर तुम आगे जाओगे तो। लूजेंग बोलता है अच्छा। लूजेंग आगे बढ़ता रहता है और एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे बड़े ज्यादा स्नेक लिपटे होते हैं पेड़ों से और उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लूजेंग उनकी तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो फिर हमें
हमें दोबारा सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ड्रैगन होता है बैठा हुआ मजे से और वो अपने मुंह को साफ कर रहा होता है खून से। वेल गंदा ड्रैगन। जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमें बड़ी ज्यादा मेहनत लगी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए और हमने हमारे मास्टर की हेल्प की अंदर जाने के लिए। अब ये होप कर सकते हैं हम कि हमें ये दोबारा न करना पड़े। वो गार्ड्स बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक कैरेज चली होती है और एक हॉर्स चला होता है, वो हवा में उड़ के आ रहा होता है। तो उस कैरेज में से एक लड़की बाहर आ जाती है। तो जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो लेडी ब्लड पॉइजन है, वो भी ब्लडवुड क्लिफ की। फिर हमें बताया जाता है वो लेडी ब्लड पॉइजन है और मास्टर है ब्लडवुड क्लिफ की और वर्चुअल डिजास्टर एलम में है। वेल जैसे मैंने बताया था स्कायर एलम, सेलेस्टियल एलम, गोल्डलैंड स्टेट एंड फिर वर्चुअल डिजास्टर एलम। वो बोल रही होती है कि तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पता था कि थंडर बैम्बू की वजह से जो स्ट्रेंज इफेक्ट हुआ था स्काई में वो नहीं होता है और मैं राइट थी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म आ रहा है धरती के ऊपर। क्या ये जू फैमिली ऑफ गोस्ट किंग है? वो बोलते है कि तुम्हारा मास्टर पहले अंदर चला गया क्या? मैंने सुना था कि ड्रैगन क्लैन के डिसेंडेंट है अभी भी जिनके पास ड्रैगन ब्लड होता है और ये सच है और वो तुम्हारी फैमिली में है ना? तो गार्ड बोल रहा होता है उनमें से एक की जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ हमारे मास्टर ही असेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ड्रैगन शेप्ड जेड प्लेट है। तो ये हमारा हुआ और हमारे मास्टर पहले एंटर कर चुके हैं। तो दूसरा जो गार्ड होता है वो बोलता है कि ध्यान से बोलो जो भी बोल रहे हो तुम। ये लेडी ब्लड पॉइजन जितनी ज्यादा बाहर से अच्छी दिखती है उतनी ज्यादा गंदी है अंदर से और खतरनाक है। तो जो लेडी ब्लड पॉइजन होती है वो भी सेम जेड प्लेट को निकालती है और बोलती है क्या तुम इसके बारे में बात कर रही हो और ये मेरे हाथ में भी है, तो क्या सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म मेरा भी हुआ? तो गार्ड बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये तुम्हारे पास कैसे है? जो लेडी ब्लड पॉइजन होती है वो बोलती है कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, ये जो ईगल ड्रैगन है ये सच्ची में बड़ा ज्यादा ट्रबल कॉज कर रहा है पर ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो घूरती है ड्रैगन को बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से और जो ईगल ड्रैगन होता है वो वहां से उड़ जाता है। पहले ये नमूना ही है ड्रैगन के नाम पे कलंक है। जो गार्ड होता है वो सोच रहा होता है कि ये ईगल ड्रैगन कितना ज्यादा घटिया था, हमने इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे इसको फीड करने के लिए पूरी तरह से और ये सिर्फ लेडी ब्लड पॉइजन के देखने से डर के भाग गया। वो सोच रही होती है कि अब मेरे को अंदर जाना चाहिए। तो वहाँ पे बड़े ज्यादा कौवे आ जाते हैं। वेल इताची आ रहे हैं। वो बोल रही होती है कि ये तो डार्क क्रो है, ये बूढ़ा इंसान हर बारी मेरे रास्ते में क्यों आ जाता है? वेल वो एक इंसान होता है जिसका नाम होता है डार्क क्रो और मास्टर ऑफ ही शान सेक्ट का होता है और वर्चुअल डिजास्टर एलम में होता है। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम जैसे भी मेरे से पहले पहुंच सकते हो। वो नीचे उतर आता है तो लेडी ब्लड पॉइजन बोलती है तो क्या हुआ, मैं तुमसे पहले यहाँ पे आई हूँ तो ये मेरा हुआ। जो डार्क होता है वो बोल रहा होता है कि तुम टॉप मार्शल आर्टिस्ट में से एक हो मिडिल डोमेन में, तो तुम कब से ऐसी बेकार सी बातें करने लग पड़ी? तो वहाँ पे एक ड्रैगन और आ जाता है तो लेडी ब्लड पॉइजन बोलती है कि फ्लड ड्रैगन। तो डार्क बोलते है नहीं मैं इसमें कोई भी वाइटैलिटी को फील नहीं कर पा रहा हूँ, लाइफ को फील नहीं कर पा रहा हूँ, ये पक्का पपेट होगा। तो वेल निंग आ गई होती है वहाँ पे उस ड्रैगन के ऊपर चढ़ के और वेल वही हमें बताया जाता है उसका नाम निंग यूडे होता है, लॉर्ड ऑफ क्लाउड टेम्पल होती है और फाइनल स्टेज ऑफ गोल्डलैंड स्टेट में होती है। डार्क बोल रहे होते है तो लॉर्ड ऑफ क्लाउड टेम्पल है निंग यूडे, इसके पास ये पपेट ड्रैगन कहाँ से आया? निंग बोल रही होती है कि तुम सोच रहे हो ये मेरे पास कहाँ से आया, मैं तुम्हें बता दूंगी पर मुझे सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में जाना है। लेडी ब्लड पॉइजन बोल रही होती है कि अब तो क्लाउड टेम्पल के बंदे भी इन्वॉल्व हो गए हैं, अब इससे ज्यादा और क्या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? तो डार्क बोलते नहीं इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो वहाँ पे एक बड़ी सी शिप आ जाती है जो कि वेल हवा में उड़ रही होती है। वेल उल्टा ही कर दिया इन्होंने सब कुछ। लेडी ब्लड पॉइजन बोलती क्या फिर से? तो वो शिप हवा में ही होती है और हमें दिखाए जाते हैं वहाँ पे जो कि जूलिंग सेक्ट के होते हैं और वहाँ पे 7 इंसान होते हैं जूलिंग सेक्ट के, वो सभी वर्चुअल डिजास्टर रियलम में होते हैं। वेल वो सभी एक ही होते हैं, मतलब एक तरह से तुम समझ सकते हो। इन सभी की पावर को मिला के ये एक वर्चुअल डिजास्टर रियलम के बनते हैं। निंग बोल रही होती है कि मुझे पता था कि जूलिंग सेक्ट के बंदे भी यहाँ पे आएंगे। डार्क बोल रहा होता है कि ओल्ड मास्टर नहीं आया यहाँ पे, सिर्फ जूलिंग 7th ही आए हैं यहाँ पे, पर ये जब कंबाइन होते हैं तो ये जूलिंग एरे को बना सकते हैं और वो बहुत बड़ा ट्रबल कॉज करता है। ये तो ऐसे ही है, मैं इनको हैंडल कर सकता हूँ इनमें से एक को, चाहे वो कोई भी हो। वेल मैं कंबाइन को नहीं झेल सकता हूँ क्योंकि एरे को फॉर्म करता है। तो वो गार्ड सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं बिग सेक्ट के बंदे, इनमें कोई डाउट नहीं है, पर मुझे अपने मास्टर की चिंता हो रही है। डार्करो बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं लग रहा कि ये कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं इस सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के लिए? तो लेडी ब्लड पॉइजन बोलती क्या तुम क्विट करना चाहते तो कर सकते हो क्योंकि हम तो फाइट करने वाले हैं एक दूसरे से। डार्करो बोलता है अगर ऐसे हुआ तो सेक्ट्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी अगर हमने एक दूसरे से फाइट की। तुम सोचती भी हो क्या बोलने से पहले कुछ भी? जितने भी मिडिल डोमेन में सेक्ट है मोस्टली पावरफुल, उनके पास पावर होती है कंट्री से भी ज्यादा। अगर वॉर स्टार्ट हो गए सेक्ट्स के बीच में तो जो कंट्रीज के बीच में वॉर होती है ये इससे भी ज्यादा बुरी होगी। जहाँ पे भी हम देखेंगे वहाँ पे मरे हुए इंसान ही होंगे और खून ही होगा। मिडिल डोमेन जो थी वो एक टाइम पे बड़ी ज्यादा बुरी स्टेट में थी क्योंकि तब वॉर एरा था, पर जब जूलिंग सेक्ट बना और अदर सेवरल सिपिन सेक्ट बने तो जो सिचुएशन थी यहाँ पे वो शांत हो गई। तो इसी वजह से जो पीस है अभी मिडिल डोमेन में वो इन सेक्ट के बीच में बैलेंस की वजह से है। अगर
वॉर ब्रेकआउट हो गई तो पक्का बड़ा ज्यादा बुरा होगा यहाँ पे। लेडी ब्लड पॉइजन भी सोच रही होती है। तो वहाँ पे एक और इंसान आ जाते हैं, वो जुआन इन हॉल के होते हैं। तो जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जुआन इन हॉल के बंदे भी आ रहे हैं यहाँ पे। निंग बोल रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे बैठ के अच्छी सी बात करनी चाहिए। तो फिर हमें सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म का सीन दोबारा दिखाया जाता है। वहाँ पे लूजिंग इल्यूजन से फाइट कर रहा होता है और एक जो होता है वॉरियर हॉर्स पे बैठा हुआ वो लूजिंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर लूजिंग उसे अपनी स्वॉर्ड से स्लाइस करता है और उसकी गर्दन को उड़ा देता है। लूजिंग बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पे एक सर्कल में पैटर्न होता है। लूजिंग उसकी तरफ देख रहा होता है। जू भी वहाँ पे पहुंच जाता है, लूजिंग की तरफ देख रहा होता है वो, लूजिंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। ड्रैगन बोलता है कि जल्दी जाओ और जो सर्कुलर गोल्ड लाइन है उसके बीच में खड़े हो जाओ। लूजिंग बोलता है ठीक है। जू पीछे से वर्ड डालता है कि रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे लूजिंग उस गोल्ड लाइन के नीचे आता है तो वो लाइन चमकने लग पड़ती है और लूजिंग वहाँ से टेलीपोर्ट होने लग पड़ता है। जू बोलता है रुको। लूजिंग पीछे देखता है उसकी तरफ और स्माइल करता है और हंस रहा होता है। जू बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, वेल बेचारे के सपने तोड़ दिए लूजिंग ने। वो बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जो गोल्ड लाइन होती है वो ब्लू होती है, फिर वो थोड़ी सी पर्पल में कन्वर्ट हो जाती है। ड्रैगन हंस रहा होता है और बोलता है कि मैंने थोड़ा सा लिटिल चेंज कर दिया इस पैटर्न में गोल्ड लाइन की। वेल भाई ड्रैगन भी फुल तंगी देगा सभी को। फिर जो एक लाइट होती है वो उस सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से ऊपर की तरफ चली जाती है आसमान में। सभी जो बाहर खड़े होते हैं वो देख रहे होते हैं हैरानी से। लेडी ब्लड पॉइजन बोल रही होती है ओह ऐसा लग रहा है मुझे कि जो मास्टर जू है वो उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, वो भी सेलेस्टियल अपर रेलम में। वेल ये जो सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म है ये किसी को भी अपर रेलम में भेज सकता है। वेल अपर रेलम ये जो रेलम है इससे बड़ा और वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल पीपल होते हैं। वेल एक तरह से हेवन ही लेके रखो तुम या फिर आउटर स्पेस रखो। जो बाकी इंसान होते हैं वो बड़ी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं उसे, और जो निंग होती है और डाकरो होता है वो भी देख रहे होते हैं। निंग सोच रही होती है कि बड़ा ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस है अटैच इस सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से, और ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम जैसे लार्ज सेक्ट के लिए, बिकॉज ये हमारी स्ट्रेंथ को भी बूस्ट कर सकता है और कल्टीवेशन को भी। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें जेन्युइन ड्रैगन रेलम की तरफ ले जाता है जो कि अपर रेलम में है। सिर्फ अपर रेलम में ही कोई इंसान ज्यादा हायर लाइफ और इमोर्टैलिटी को पा सकता है। सो गाइस चैप्टर में देखा था लूजिंग अपर ड्रैगन रेलम में ट्रांसफर हो जाता है और बाकी जो होते हैं वहाँ पे मेंबर्स अवेलेबल सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के बाद वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 80 की स्टार्टिंग होती है। हमें सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो जू होता है वो अपने सील को ऊपर की तरफ उठा रहा होता है, पर सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बोल रहा होता है क्या चल रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। उस बच्चे के पास तो जेड था भी नहीं पर फिर भी वो ट्रांसफर हो गया, मैं क्यों नहीं ट्रांसफर हो पा रहा हूँ। तो फिर जो मार्क होता है वो फिर से ग्लो होने लग पड़ता है और वो ट्रांसफर होने लग पड़ता है। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि अब मैं शुक्र है जा तो सकता हूँ। वो जो ड्रैगन प्लेटफॉर्म होता है उससे एक ब्लू कलर की लाइट रिलीज होती है। जो बाकी होते हैं मेंबर बार वो बोल रहे थे चल क्या रहा है, तो जू होता है वो बाहर फेंक दिया गया होता है। वेल बेचारा वो बोल रहा होता है ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा, मैं नहीं ट्रांसफर्ड हुआ था ऊपर की तरफ, ये चल क्या रहा है। वो बड़ा गुस्सा होता है। तो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि अगर तुम नहीं हुए ट्रांसफर तो कौन था वो। तो जू बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो एक बच्चा था स्काई रेलम में, उसने मेरी अपॉर्चुनिटी को स्टोल कर ली है, चुरा ली है। निंग सोच रही थी कि स्काई रेलम का वो लूजिंग तो नहीं था। नहीं यार ये ऐसा भी नहीं हो सकता, हर केस में लूजिंग थोड़ी होता है। तो फिर हमें ड्रैगन रेलम का सीन दिखाया जाता है। लूजिंग वहाँ पे पहुंच जाता है ट्रांसफर होके। लूजिंग देख रहा होता है यहाँ वहाँ, सोच रहा होता है ये कैसा प्लेस, अब मैं ये कहाँ पे आ गया। लूजिंग देखता है एक जगह और उसे बड़े ज्यादा पोर्टल्स दिखा देते हैं। लूजिंग बोलता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा पोर्टल्स क्यों हैं, बड़े ज्यादा जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स लगते हैं सिर्फ एक को बिल्ड करने के लिए। ड्रैगन बोलता है ज्यादा है, बल्कि सच बताऊं तो मैं तो ये जो सारे हैं ये हमारे क्लैन के हैं। ये सभी पोर्टल्स जो हैं ये सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है और ये सिर्फ ड्रैगन ब्लडेड मैन के लिए होते हैं। जो ड्रैगन ब्लडेड मैन होते हैं वो भी हमारे ड्रैगन क्लैन के होते हैं। उनके पास भी जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड एसेंस होता है उनके अंदर, उनकी ह्यूमन बॉडीज के अंदर। तो वो भी बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं ड्रैगन क्लैन के। वो बड़े ज्यादा पार्ट्स में पाए जाते हैं लोअर एलम में। इसलिए जो ड्रैगन क्लैन है उन्होंने इतने ज्यादा सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड किया हुआ है। वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो ड्रैगन ब्लडेड मैन है वो ड्रैगन क्लैन के पास आ सके। लूजिंग सोच रहा होता है अच्छा, तभी वहाँ पे एक ग्रिफिन आ जाता है और उसके ऊपर एक इंसान बैठा होता है। तो वो चलाता है और बोलता है कि जो आउटसाइडर है वो सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते, जल्दी से कैच करो और लॉक कर दो इसे 1000 सालों तक। तो जो वो गार्ड होता है वो एक रस्सी को लूजिंग की तरफ भेजता है ग्रीन कलर की, लूजिंग को पकड़ लेता है। वेल उसे 3 रस्सियों से बांधा होता है। जो ग्रिफिन होते हैं वो उसे उड़ा रहे होते हैं ऊपर की तरफ। लूजिंग सोच रहा था ड्रैगन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा फ्रेंडली
गई हैं। उन्होंने तो मुझे देखते ही लॉक कर दिया। तो ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारे पास जो ड्रैगन ब्लड एसेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, इसीलिए अगर ड्रैगन ब्लडेड मैन के अलावा कोई भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करेगा बिना परमिशन के तो उसे बड़ी बुरी तरह पनिश किया जाएगा। ये जो रूल है ये मैंने बड़े पहले सेट किया हुआ था। लूजेंग बोलते हैं कि रुको यार, मैं तो सिर्फ 200 या 300 साल तक ही जी सकता हूँ, जितनी की मेरी कल्टीवेशन लेवल और अचीवमेंट्स हैं। तुमने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे स्पेंड करूंगा। ड्रैगन बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरे भाई का घर है। वेल एक्चुअली इसी का घर होता है। मैं नहीं तुम्हें यहाँ पे सड़ने दूंगा जेल में। मैं भी अपनी फिजिकल फॉर्म को तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लूजेंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है तो वहाँ पे जो एक बहुत बड़ी वॉल होती है उसके ऊपर भी गोल्ड लाइन्स ड्रॉ होती हैं। लूजेंग बोलता है ये जो पैटर्न्स बनाए हुए हैं इसके ऊपर ये तो सेम लग रहे हैं जो तुमने मुझे सिखाया है, तो ये भी तुम्हारा वर्क है क्या? तो ड्रैगन बोलता है क्या, ये तो बस दूर की सिटी है एक जो कि ड्रैगन ब्लडेड मैन ने बनाई हुई है ताकि ये लोअर रेल्म से पीपल को रिसीव कर सके। ये इतनी ज्यादा भी वर्दी नहीं है कि मैं यहाँ पे आके खुद ड्रॉ करूँ इनको, और ऊपर से जो मेजर सिटीज होती हैं वो भी इतनी ज्यादा ग्रेट नहीं है जिनको मैं खुद ड्रॉ करूँ। वेल भाई ड्रैगन की अलग ही चोड़ है इसकी। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि ड्रैगन की इतना ज्यादा हाई स्टेटस है यहाँ पे। वेल भाई ड्रैगन है। वो गार्ड्स होते हैं वो लूजेंग को लेके जाते हैं और एक प्रिजन में बंद कर देते हैं धक्का मार के। वेल बेचारा लूजेंग, वो प्रिजन का डोर बंद कर देते हैं। लूजेंग बाहर की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर जो प्रिजनर होते हैं उनको देख रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है यहाँ पे तो बड़ा ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट है और कुछ तो वर्चुअल डिजास्टर एलम में है। ये पक्का इसलिए होगा क्योंकि छुप के अपर एलम में आ रहे थे बिना किसी ऑथराइजेशन के। ये बड़ा सा खतरनाक रूल है। लूजेंग बोलते कि अब मैं क्या करूँ ड्रैगन, तुम्हारे पास कोई तो सोल्यूशन होगा है ना? ड्रैगन बोलते हाँ ऑब्वियसली मेरे पास है। एक पीस ऑफ पेपर को निकाल लो जरा से और इंक को भी प्रिपेयर करो। तो जो बाहर एक प्रिजनर होता है वो बोलता है ये बड़ा ज्यादा हैरानी की बात है। वो वेल मजाक में बोल रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रूइन मास्टर भी यहाँ पे होगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ऊपर से तो तुम्हारी कल्टीवेशन और अचीवमेंट भी इतनी ज्यादा कम है। लूजेंग उसकी नहीं सुनता और ड्रॉ कर लेता है जो ड्रैगन बोल रहा होता है उसे, और वो उसे उठाता है और बोलता है चलो हो तो गया। तो एक प्रिजनर बोल रहा होता है कि ये बच्चे ने जो परफेक्ट ब्रश वर्क को मास्टर कर ली इतनी ज्यादा यंग एज में। वो देख रहा होता है तो जो दूसरा होता है जिसने मजाक में बोला होता है लूजेंग को, वो बड़ा गुस्से से बाहर निकाल के अपने मुंह को बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो गार्ड आ जाता है वहाँ पे और बोलता है कि चुप रहो वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तो वो फिर चुपचाप ही वहाँ पे बैठ जाता है। ड्रैगन बोलता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, इस गोल्ड लाइन को इसके हाथ में दे दो गार्ड के, और इसे बोलो कि ये कैस्टिलियन के लिए है। कैस्टिलियन वेल इस सिटी का मालिक हो सकता है या लॉर्ड हो सकता है। ड्रैगन बोलता है ठीक है। लूजेंग अपने प्रेजेंस के बाहर को जो फोड़ रहा होता है हाथ से, गार्ड वजह गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कितनी ज्यादा घटिया चीजें हैं, मेरे को क्यों डील करना पड़ता है हर बार ये। वो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए अब? लूजेंग बोलता है कि मेरे पास कुछ है, मैं सेलेस्टियल को देना चाहता हूँ। तो वो गार्ड हंस रहा होता है बड़े जोर जोर से। वो बोलता है सेलेस्टियन, तुम्हें पता भी है वो कौन है? फिर वो हंसता है। तो दूसरा गार्ड बोलता है कि पक्का मार्शल आर्टिस्ट है लोअर एलम का, ये अभी अभी यहाँ पे आया है और इसने कुछ पूछा भी नहीं और इसे पता भी नहीं है ये कहाँ पे है, इसीलिए हमें इनको लॉक करना पड़ता है, ऊपर से रूल भी पता नहीं होते हैं। लूजेंग बोलता है कि तुम पहले इसे क्यों नहीं देखते जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, डिसाइड करने से पहले कि तुम इसे देना चाहते हो सेलेस्टियन को कि नहीं। तो गार्ड्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लूजेंग ने जो ड्रॉ किया होता है उसे देखते हैं। उन्हें एक ड्रैगन का सिंबल दिखा देता है। वो बोलता है ये गोल्ड लाइन तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो ड्रैगन बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हें बोला था वैसे बोलो इसे। लूजेंग बोलता है मुझे गोल्ड लाइन नीचे लोअर एलम्स में मिली थी, वो भी एक टोइस्ट के हाथ से जिसका नाम था किंग जुआन। उसने बोला था कि ये मुझे एक मीटिंग के लिए लेके जाएगा सेलेस्टियन से। फिर वो लूजेंग को छोड़ देते हैं। जो बाकी होते हैं प्रिजनर वो बोल रहे होते हैं कि तुमने इसे क्यों छोड़ दिया, हमें भी छोड़ दो। जो गार्ड होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे रुको, मेरे को ये रिपोर्ट करनी पड़ेगी सेलेस्टियन को। लूजेंग सोच रहा होता है और बोलता है कि इस गोल्ड लाइन के बारे में क्या स्पेशल था ड्रैगन, मुझे बताओ ला जरा से। ड्रैगन बोलता है कि मैंने अपने स्पिरिट के ट्रेसेस को छोड़ दिया था इस गोल्ड लाइन पे। गार्ड को कुछ खास पता नहीं लगा है पर उसने अंडरस्टूड कर लिया है मेरे गोल्ड लाइन के मार्क को जो कि मैंने लेफ्ट किया था। लूजेंग सोचता अच्छा ऐसे किया था तुमने। ड्रैगन बोलता है कि कैपिटल सिटी नहीं है हमारे जेन्युइन ड्रैगन रेलम की, ये इसीलिए सिटी बनाई गई है ताकि जो ड्रैगन ब्लडेड मैन है ताकि वो पीपल को रिसीव कर सके लोअर रेलम से, और जो ड्रैगन क्लैन है वो उन्हें कल्टीवेट कर सके और एलीट बना सके, क्योंकि कभी कभी ड्रैगन ब्लडेड मैन में से बड़ा टैलेंटेड इंडिविजुअल निकलते हैं। पर जो ड्रैगन ब्लडेड मैन होते हैं जो नीचे से क्लाइंब करके आते हैं उनको बड़ा ट्रायल पास करने पड़ते हैं जेन्युइन ड्रैगन रेलम में एंटर करने से पहले। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला है कि तुम्हें वो ट्रेन करने दे यहाँ पे। लूजेंग बोलता सच में? ड्रैगन बोलता हाँ तुम्हें पता लग जाएगा बाद में। लूजेंग सोच रहा होता है ड्रैगन ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, ये बड़ी ज्यादा बुरी बात और शर्म की बात है कि मुझे इतनी अच्छी तरह से पता नहीं उस ड्रैगन के बारे में। लूजेंग बोलता है कि तुम आ तो गए वापस, तो तुम अपने आप को अपने असली फॉर्म में क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते? ड्रैगन सांस लेता है लंबी और बोलता है कि इससे क्या डिफरेंस बन जाएगा अगर मैं वापस आ जाऊंगा, जो पहले चेंज नहीं हुआ था वो अभी भी चेंज नहीं होगा। फिर लूजेंग सोचता है और अपने हाथ को बंद कर लेता है और बोलता है कि मैं कब से इसकी हेल्प ले रहा हूँ और इसने मेरे साथ बड़ा ज्यादा अच्छा किया है, मैं पक्का ही
किसी दिन इसके सारे फेवर्स को इसको रिटर्न कर दूंगा और इसके लिए बड़ा ज्यादा अच्छा करूंगा। वो गार्ड वापस आ जाता है और लूजेंग को एक प्लेट देता है। वो गार्ड बोलता है कि जो सेलेस्टिन है उसको तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो तुमने दी थी, तुम यहाँ पे ट्रेन कर सकते हो जैसे ड्रैगन ब्लडेड क्लाइंबर्स करते हैं, मेरे को फॉलो करो। लूजेंग ग्रिफिन में बैठ के जा रहा होता है और सिटी को देख रहा होता है। गार्ड बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। वो नीचे उतर जाते हैं तो लूजेंग के सामने दो इंसान आ रहे होते हैं। उनमें से एक इंसान बोलता है कि ये पर्सन तो हम में से एक नहीं है, तुम इसे यहाँ पे क्यों ले आए हो? तो दूसरा इंसान बोलता है कि इस बच्चे के पास फ्लड ड्रैगन की एनर्जी के ट्रेसेस हैं इसके अंदर, इसने पक्का ही फ्लड ड्रैगन का खून पिया होगा, पर ओवरऑल ये ड्रैगन ब्लडेड मैन नहीं है। तो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि सेलेस्टियल ने इसको नेम प्लेट दी है और बोल रहा है कि इसके पास ट्रेन करने के पूरे राइट्स हैं। तो जो उनमें से एक होता है जो आया होता है वो बोलता है कि सेलेस्टियल के द्वारा। तो दूसरा बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग रूम में लेके जाऊंगा जब तुम्हें जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड मिलेगा। लूजेंग बोलता है जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड? तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जो भी ड्रैगन ब्लडेड मैन होते हैं अगर वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो उन्हें एक ड्रॉप दी जाती है ड्रैगन ब्लड की। उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होती है उनकी ब्लड में ड्रैगन की वो इंक्रीज हो जाती है। ये सच्चा है कि तुम बाहर के हो, पर हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे क्योंकि सेलेस्टियल ने अलो किया तुम यहाँ पे ट्रेन करने के लिए। वो बोलता है कि अपनी नेम प्लेट दो मुझे। लूजेंग सोच रहा होता है कि ड्रैगन यहाँ के पीपल इतने ज्यादा अच्छे क्यों हैं, ये ऐसे ड्रैगन के ब्लड को क्यों बांट रहे हैं। ड्रैगन बोलता है कि ये कुछ भी नहीं है, एक मैच्योर ड्रैगन जो है वो 1000 नहीं तो 10,000 मीटर भी लंबा होता है। जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है उसके अंदर वो एक पूरी सिटी को फ्लड में डुबा सकता है, तो ये इतनी ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। पहले हाँ, ड्रैगन बहुत बड़े होते हैं। तो जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ उसे। वो बाहर आ जाता है उस ड्रॉप को लेके। वो बोलता है कि यहाँ पे बड़ा सा सीक्रेट चैम्बर है कल्टीवेशन करने के लिए, तुम एक प्लेस को फाइंड करो और इस ब्लड को एब्जॉर्ब करो। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम मुझे फाइंड कर सकते हो बाद में। लूजेंग बोलता है ठीक है। लूजेंग उस ब्लड को रख लेता है अपने पास और बैठ जाता है और उस बोतल को ओपन कर लेता है। सो गाइस, चैप्टर नंबर 80 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।